यो पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जो वीडियो देख रहे हैं हम सबके लिए, कैसे हैं आप सब लोग? बेटा ओके, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे नए लेक्चर में। गाइस, आज की क्लास के अंदर हम लोग जो है वो पढ़ेंगे हमारे पेपर नंबर 1 के अंदर जो हमारा लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट है, उसके एक नए कॉन्सेप्ट को, एक नए टॉपिक को, जिसका नाम है इंडियन लॉजिक। एक्चुअल के अंदर ये जो पूरी यूनिट है लॉजिकल रीजनिंग की, इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। एक तो आपका लॉजिकल रीजनिंग और एक है आपका इंडियन लॉजिक। तो आज की क्लास के अंदर हम लोग जो वो पूरा का पूरा इंडियन लॉजिक जो है वो कवर करेंगे। बहुत ही वाहियात किस्म का जो है वो सब्जेक्ट है, बोलना नहीं चाहिए लेकिन सीरियसली है, बहुत ही अजीब सा सब्जेक्ट है जिसको हमने पहले पढ़ा नहीं है, तो बड़ी दिक्कतों वाली चीज़ इसके अंदर जो है वो अपने को देखनी पड़ेगी। थोड़ा बहुत संस्कृत का यूज आएगा, पता नहीं क्या क्या चीज़ें, अजीब अजीब से नाम है, बट आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपके लिए हम हैं। हमने ये सारा का सारा पहले प्रिपेयर किया, सारे चार्ट्स बनाए प्रॉपरली, जो है जो हर एक चीज़ जो समझाने की है वो सारा का सारा मैंने इसको हिंदी में लिखा ताकि आपके लिए एकदम ईजी हो जाए और आप जैसे इसको पढ़ो और पढ़ते आपको सारी की सारी चीज़ें जो है वो क्या आ जाए, समझ में आ जाए। अगर मैं बात करता हूं हमारे टॉपिक का, तो इंडियन लॉजिक के अंदर जो है वो कई सारे कॉन्सेप्ट्स आपको पढ़ के जाने हैं। बहुत ही वाइडर है, अगर हम देखें तो इंडियन लॉजिक बहुत ही वाइडर है, बट उसका कुछ पोर्शन जो है वो अपने को सिलेबस के अंदर दिया हुआ है, तो अपने को वो कुछ पोर्शन ही जो है वो पढ़ के जाना है। ओके, हाँ जी, जो आपको मैंने नोट्स दे रखे हैं उस नोट्स में से आप थोड़ा बहुत पढ़िएगा, ठीक है। जो मैं बताऊंगा सिर्फ वही पढ़ना है, बाकी चार्ट्स है वो चार्ट्स आपको जो है उसके थ्रू सारा क्लियरिटी हो जाएगा। ओके, हाँ जी। एक सबसे स्पेशल बात ये है, इस पूरे को लिखने बैठोगे तो बहुत टाइम लगेगा, तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए इसकी पीडीएफ जो है मैं हमारे टेलीग्राम के ऊपर जो हमने ग्रुप बनाया हुआ है तो उसके ऊपर मैं डाल दूंगा, आप वहां से उसको डाउनलोड कर लीजिएगा ताकि आपका वो जो टाइम है वो आपका सेव हो जाएगा। ओके, हाँ जी। लेकिन ये एश्योरेंस है कि अगर आप ये कर लेते हैं, मुश्किल है बट ये भी है कि अगर आप ये कर लेते हैं तो आपके 2 क्वेश्चन हर बार जो है इंडियन लॉजिक से लगभग, अगर मान लो या लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन से अगर आपके जो है वो 6 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 4 आते लॉजिकल रीजनिंग के और 2 क्वेश्चन आते इंडियन लॉजिक के, और इसके क्वेश्चन आते हैं फ्लैट, बिल्कुल मतलब एकदम टू द पॉइंट जो है वो क्वेश्चन आएंगे। तो आप जो है इसको जरूर करके जाइएगा। आपके लिए रात को कल मैं 3:30 बजे सोया, सारा का सारा इसको मैंने प्रिपेयर किया, ईच एंड एवरी हमने जो मैंने नोट्स बनाए, मैं आपको दिखाऊं, ये देखो, ये मैंने आपके लिए जो है वो सारे के सारे इसको जो है मैंने नोट्स बनाया और उसको मैंने सारा का सारा चार्ट फॉर्म के अंदर मैंने किया, क्योंकि ये सब्जेक्ट ऐसा यार हमने भी नहीं पढ़ा इसको कभी, क्योंकि जिस टाइम पे मैंने जेआरएफ किया दोनों बार में ये इंडियन लॉजिक का जो कॉन्सेप्ट है वो नहीं था हमारे यहाँ पे, तो पढ़ना पड़ा सारा का सारा। लेकिन ये इतना सिंप्लीफाइड कर दिया, अब आप अगर पढ़ेंगे इसको तो आपको फिर ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, हाँ जी। चलो, मैं आपका टाइम ना लेते हुए हम बात करते हैं पहले इंडियन लॉजिक है क्या। देखो, अगर मैं बात करता हूं इंडियन लॉजिक का, देखो आज की डेट में जो भी इनोवेशंस हो रही है वो सारी कैसे हो रही हैं सर? कोई भी इनोवेशन है, मान लीजिए जापान के अंदर इनोवेशन हो रही है, या अगर हम बात करते हैं मान लो चाइना में इनोवेशन हो रही है, या फिर अगर हम बात करते हैं मान लीजिए अपने यूएस के अंदर इनोवेशन हो रही है, कोई भी वेस्टर्न नेशंस में जो भी इनोवेशन हो रही है, इटली में, ठीक है। तो अब वो जो इनोवेशन हो रही है वो जर्नली उसको जब वो इनोवेट करते हैं तो उसको लिखते हैं, जो फॉर्मूलाज हैं उनको जर्नली वो लिखते हैं, तो वो सारे के सारे जो है वो इंग्लिश फॉर्म के अंदर लिखे जा रहे हैं, हर एक चीज है वो इंग्लिश फॉर्म में हो रही है। तो मतलब आप ये बोल सकते हो कि जो भी साइंस चल रही है आज की डेट में वो सब किस में चल रही है, आपका इंग्लिश फॉर्म के अंदर चल रही है। ओके, हाँ जी। और इंग्लिश के, ये जान के आपको एक हैरानी होगी, इंग्लिश के मेजॉरिटी जो वर्ड्स हैं वो उठाए गए हैं संस्कृत से। इंग्लिश के जो मेजॉरिटी वर्ड्स है वो क्या, संस्कृत से। तो ये जो शब्दों का जो ज्ञान है बेसिकली उसी के अंदर हम लोग जो है वो पढ़ते हैं, हमारा इंडियन फिलोसफी। ओके, तो फिलोसफी के अंदर बेसिकली हम लोग जो है वो शब्दों का ज्ञान जो है वो लेते हैं, और उसी का एक पार्ट है आपका इंडियन लॉजिक। क्या पार्ट है? इंडियन लॉजिक। अब इंडियन लॉजिक की अगर हम बात करते हैं तो इंडियन लॉजिक बहुत ही वाइडर कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसके अंदर काफी सारे स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, टोटल मिला के 9 स्कूल ऑफ थॉट्स हैं जो अपने को इंडियन लॉजिक के अंदर जो कवर होते हैं, लेकिन अपने को पढ़ के जाना है एक ही स्कूल ऑफ थॉट्स, जो न्याय बोलते हैं उसको, ठीक है, और उनका भी एक पार्ट ही पढ़ के जाना है बस अपने को। तो पहले एक बार मैं आपको सिलेबस की अगर मैं बात करता हूं तो मैं यहां पे ये बोलता हूं, देखिएगा सिलेबस कुछ ही है इंडियन लॉजिक का। एक तो है मीन्स ऑफ नॉलेज, फिर आएगा आपका प्रमाण्स की अगर मैं बात करता हूं तो प्रमाण जो है वो टोटल मिला के आपके पास में 6 तरह के हैं, जिसमें एक आएगा प्रत्यक्ष, एक आएगा अनुमान, एक आएगा आपका उपमान, एक आएगा आपका शब्द, एक आएगा अर्थपति, और एक आएगा क्या, अनुपलब्धि। अजीब अजीब सी चीजें, लेकिन इतना सिंपल है यार, आप इसको करेंगे तो आपको मजा आ जाएगा सही में। मैंने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज के अंदर इसको जो है वो लिखा है। तो टोटल मिला के बात करता हूं, एक तो आपका ये हो गया मीन्स ऑफ नॉलेज, क्या, एक हो गया आपका प्रमाण, टोटल मिला के कितने प्रमाण, 6 तरह के, और एक है आपका स्ट्रक्चर एंड काइंड ऑफ अनुमान, जिसके अंदर बेसिकली हम लोग जो है वो पढ़ेंगे व्यक्ति और
हेतुवाद के बारे में, जिसमें हम फैलेसिस की जो है वो क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। ओके, तो ये टोटल आपका जो है वो सिलेबस है जो आपको क्या करना है, पढ़ के जाना है। और ये जो चीजें हैं, ये प्रमाण हो गया और ये व्यक्ति हो गया, ये सब रिलेटेड है आपके एक स्कूल ऑफ थॉट से जिसका नाम है न्याय। क्या? न्याय। तो न्याय स्कूल ऑफ थॉट से जो है वो ये क्या है, रिलेटेड है। लेकिन उसके लिए पे अब ये न्याय स्कूल ऑफ थॉट है क्या, तो उसकी अपने को पहले चर्चा करनी पड़ेगी। तो उसके लिए मैंने पूरा का पूरा इसका एक ना समरी चार्ट बनाया। आइएगा मैं आपको बताता हूं एक बार। देखिए क्या है, बेसिकली ये सब ना आपको नोट्स में दिया हुआ है, तो आप इसको मत पढ़िएगा, मैं सीधा समरी चार्ट के ऊपर आता हूं। ये देखो, जितना मैं पढ़ाऊंगा सिर्फ उतना ही पढ़ना आपको। अगर हम बात करते हैं इंडियन फिलोसफिकल स्कूल्स के बारे में, किसके बारे में, इंडियन फिलोसफिकल स्कूल्स के बारे में, तो इंडियन फिलोसफिकल स्कूल को ना हमने कैटेगराइज किया। मतलब जो हमारे इंडिया के अंदर जो फिलोसफी स्कूल्स हैं, जो बेसिकली शब्दों का ज्ञान जो दे रहे हैं, ठीक है ना, जो ज्ञान शास्त्र की हम बात करते हैं ना, तो ये जो आपके इंडियन फिलोसफिकल स्कूल्स हैं, उनको हमने जो है वो क्या किया, कैटेगरी किया, उनकी हमने कैटेगराइजेशन किया और वो दो पार्ट में कैटेगरी किया। जो हमने कैटेगरी किया वो किस बेस पर किया, वो हमने किया इट डिपेंड ऑन द वेदा। कुछ स्कूल ऑफ थॉट्स तो ऐसे हैं, मतलब कुछ विचारधारा ऐसी हैं जो वेद को जो है अपेक्ष मानती है और कुछ ऐसी हैं जो वेदों को कुछ भी नहीं मानती। तो पहली बात तो जो आपका इंडियन फिलोसफिकल स्कूल है, इसकी हमने क्या बनाई है जी सर, इसकी आपने बनाई है कैटेगरी। और जो हमने कैटेगरी बनाई है वो कैटेगरी डिपेंड करती है किसके ऊपर, वेदास के ऊपर। ओके, जो आपके वेद है, 4 तरह के जो आप वेद पढ़ते हो, ठीक है, उनके ऊपर डिपेंड करता है। अब ये क्या है, जो फिलोसफिकल स्कूल्स वेदों को स्वीकार करते हैं उनको बोलते हैं हम लोग ऑर्थोडॉक्स। जो वेद को क्या करते हैं, स्वीकार करते हैं, उनको बोलते हैं हम लोग क्या, ऑर्थोडॉक्स। देखो जो आपके इंडियन फिलोसफिकल स्कूल्स हैं, ये बेसिकली क्या, कोई स्कूल नहीं है, इसको बोलते हैं आप लोग क्या, मेंटेलिटी, या फिर आप इसको बोलते हैं विचारधारा। ठीक है, अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट्स है, अलग अलग विचारधारा आई, कोई विचारधारा कुछ बोलती है, कोई विचारधारा कुछ बोलती है, सिंपल सी बात है जी। अब जो अलग अलग विचारधारा है, उन विचारधाराओं को पहले हमने ब्रॉडली जो है वो क्लासिफाई किया कि इसमें 2 पार्ट के अंदर, एक है जी आपका ऑर्थोडॉक्स और एक है कौन सा, हेटेरोडॉक्स। अब डिवीजन का जो क्राइटेरिया था भाई, कौन सी विचारधारा ऑर्थोडॉक्स नेचर की है और कौन सी जो है वो हेटेरोडॉक्स नेचर की है, ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, इट डिपेंड्स ऑन द वेदा। ओके, अब जो वेदों को स्वीकार करते हैं उनको बोलते हैं हम लोग ऑर्थोडॉक्स। बोले तो आस्तिक, क्या बोलते हैं, आस्तिक। जो ये मानते हैं कि हाँ भगवान है, जो बेसिकली जो है ये मानते हैं ओंटोलॉजी के ऊपर जो बिलीव करते हैं, तो उनको बोलते हैं हम लोग क्या, आस्तिक या फिर ऑर्थोडॉक्स। और जो बोलते नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, हेटेरोडॉक्स। मतलब जो वेदों को स्वीकार नहीं करते उनको बोलते हैं हम लोग क्या, हेटेरोडॉक्स, या इनको बोलते हैं हम लोग क्या, नास्तिक। टोटल मिला के अगर मैं बात करूंगा तो अपने इंडियन फिलोसफिकल स्कूल जो है वो टोटल मिला के कितने, 9। उन 9 को 2 पार्टों में डिवाइड किया। किस बेस पर किया, वो किया डिपेंड ऑन द वेदास। जो स्कूल ऑफ थॉट जो है, जो वेदों को क्या करते हैं, स्वीकार करते हैं, उनको बोलते हैं हम लोग क्या, ऑर्थोडॉक्स। इसके अंदर आएंगे टोटल मिला के 6। और जो स्कूल ऑफ थॉट्स जो है जो वेदों को स्वीकार नहीं करते, उनको बोलते हैं हम लोग क्या, हेटेरोडॉक्स। इसके अंदर आएंगे टोटल मिला के कितने, 3। अच्छा जी, अब अगर बात करेंगे ऑर्थोडॉक्स और हेटेरोडॉक्स का, तो ऑर्थोडॉक्स वो है दे एक्सेप्ट द अथॉरिटी ऑफ वेदास। ये जो है वो वेदास की अथॉरिटी को क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। और जो हेटेरोडॉक्स है दे डोंट, ये वेदों की जो वेद होते हैं तो उनकी अथॉरिटी को जो है एक्सेप्ट नहीं करते। सिर्फ नाम आप देख लीजिएगा, जो वेदों की अथॉरिटी को एक्सेप्ट करते हैं उसके अंदर आएंगे टोटल मिला के 6, जिसके अंदर सबसे पहले आपका न्याय, फिर है वेशिका, फिर है ये संख्या, योगा, पूर्व मीमांसा, फिर उत्तर मीमांसा। ठीक है, ये टोटल मिला के 6 जो है, ये तो वो हैं, ये वो स्कूल ऑफ थॉट्स है जो बेसिकली जो है वो क्या है, ऑर्थोडॉक्स नेचर के। कौन से, ऑर्थोडॉक्स बोल तो आस्तिक है। और जो आपके 3 है, मेटलिज्म हो गया, जैनिज्म हो गया, बुद्धिज्म हो गया, ये कौन से, ये हेटेरोडॉक्स नेचर के हैं। ओके, हाँ जी सर। तो पहली बात तो ये हो गया, अपने को पढ़ के जाना ये न्याय, क्योंकि अपना जो कॉन्सेप्ट है प्रमाण का, वो प्रमाण जो है वो आता है किसके अंदर, आपके न्याय के अंदर, न्याय में, और उसका कुछ पोर्शन आता है इसमें वेशिका के अंदर। ठीक है, तो अपने को तो ये 2 देखने हैं। अब इन दोनों को बताने के लिए मेरे को थोड़ा जरूरी लगा कि मैं ये बता दूं, हालांकि अपने सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट फिर भी आपका बेस थोड़ा सा अगर स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो आप चीजों को कनेक्ट करते जाओगे। ओके, तो अपने को चीजों को कनेक्ट करते जाना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये बस इतना ध्यान में रखिएगा, ये चार्ट आप पढ़ेंगे, ऊपर वाला कुछ भी नहीं पढ़ना, सिर्फ ये चार्ट ध्यान होना चाहिए कि इंडियन फिलोसफिकल स्कूल जो है तो उसकी कैटेगरी की गई है। कैटेगरी 2 पार्ट में की गई है, एक है आपका कौन सा, ऑर्थोडॉक्स, एक है कौन सा, हेटेरोडॉक्स। कैटेगरी का जो बेस है वो क्या है, वेद। कुछ स्कूल ऑफ थॉट, कुछ मान्यताएं या कुछ मानसिकता जो वेदों को मानती हैं उनको तो बोलते हैं आप लोग ऑर्थोडॉक्स, और कुछ जो वेदों को नहीं मानते उनको बोलते हैं आप लोग क्या, हेटेरोडॉक्स। ओके, अब जो वेदों को मानते हैं वो टोटल मिला के 6 हैं, उनमें से 2 हमारे काम के हैं। एक है कौन सा,
न्याय स्कूल ऑफ थॉट्स, और एक जो है वो है कौन सा, वैशिका स्कूल ऑफ थॉट। उसी के अंदर आता है जी आपका क्या, प्रमाण, जिसको बोलते हैं आप लोग क्या, वैलिडिटी ऑफ नॉलेज की, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, बात करेंगे। अभी पढ़ेंगे एक एक करके, ठीक है। अभी के लिए सिर्फ आपको अपने माइंड में ये सेट करना है कि इंडियन फिलोसॉफिकल स्कूल दो तरह के हैं, ठीक है जी। अब बात आगे बढ़ाते हैं। थ्योरी ऑफ नॉलेज, एक वर्ड आएगा थ्योरी ऑफ नॉलेज। थ्योरी ऑफ नॉलेज को पढ़ेंगे, लेकिन उसके लिए पहले आपको 4 बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो है वो समझ में आने चाहिए। 4 बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स है जो वर्ल्ड के अंदर चलते हैं, तो इनको आपको याद करना पड़ेगा। यहां से क्वेश्चन आपका मैच द फॉलोइंग का आ सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। मैं समझाता हूं आपको। देखो, एक आएगा अपने को कॉन्सेप्ट जो पढ़ना है वो है थ्योरी ऑफ नॉलेज, लेकिन थ्योरी ऑफ नॉलेज के लिए अपने को देखना पड़ेगा पहले ये 4 चीजों को। थ्योरी ऑफ नॉलेज क्या बोलता है, ये बोलता है कि आप कैसे नॉलेज को गेन करते हो, कैसे नॉलेज को एक्वायर करते हो, ओके। लेकिन नॉलेज को एक्वायर करने से पहले अपने को 4 बातें पढ़नी होती है। सबसे पहला एक वर्ड आएगा, उसको बोलते हैं प्रमाता। क्या बोलते हैं, प्रमाता। प्रमाता का मतलब होता है नोवर। कौन होता है, नोवर, जिससे क्या होती है, नॉलेज होती है, जिसको ज्ञान होता है, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, प्रमाता। प्रमाता बोलते हैं परमात्मा, परमात्मा जिसको सब कुछ मालूम है उसको बोलते हैं परमात्मा। तो वहां से निकला है क्या, प्रमाता। प्रमाता बोले तो जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, नोवर। क्या बोलते हैं, नोवर, जिसको क्या है, नॉलेज है, ओके। एक होता है प्रमेया, प्रमेया जिसको बोलते हैं नोवेबल्स। नोवेबल्स मतलब जिसके बारे में जाना जा सकता है, कोई एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसके बारे में जाना जा सकता है, दैट इज नोन एज अ नोवेबल, ओके। मतलब जिसके बारे में जाना जा सकता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, नोवेबल। फिर आएगा जी आपका प्रमाण। क्या बोलते हैं, प्रमाण। प्रमाण जो है वो बेसिकली क्या, इट इज अ प्रोसेस ऑफ नोइंग। नॉलेज को गेन करने का जो प्रोसेस है उसको जनरली बोलते हैं हम लोग क्या, प्रमाण। थ्योरी ऑफ नॉलेज या सोर्स ऑफ नॉलेज मतलब नॉलेज को कैसे जाना जाएगा, नॉलेज को कैसे जाना जाएगा, नॉलेज को कैसे एक्वायर किया जाएगा, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, प्रमाण। और एक है क्या, प्रमिति। प्रमिति क्या होता है, प्रमाण से जो नॉलेज मिलती है, जो आपने शिक्षा गेन करी, जो आपने शिक्षा ग्रहण करी, दैट इज नोन एज द प्रमिति। क्या बोलते हैं इसको, प्रमिति। तो प्रमिति बोले तो द नॉलेज अचीव्ड बाय द प्रमाण। प्रमाण से जो नॉलेज आपको क्या हुई, अचीव हुई है, उसको बोलते हैं आप लोग क्या, प्रमिति। अब पढ़ता एक बार दोबारा से देख लो क्या बोलता है। बोलता है जी 4 बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, वो क्या है, सबसे पहले नंबर पे आता है जी आपका क्या, प्रमाता। क्या है जी, प्रमाता। प्रमाता वो कौन होता है, प्रमाता इज अ नोवर। प्रमाता परमात्मा से बना, नोवर जिसको क्या है, जिसको नॉलेज है, उसको बोलते हैं आप लोग क्या, नोवर, ओके। प्रमेय कौन होता है, प्रमेय बोले तो नोवेबल्स। क्या बोलते हैं, नोवेबल, जिसके बारे में जाना जा सकता है उसको बोलते हैं आप क्या, प्रमेय। प्रमाण को जो है वो कौन होता है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ नोइंग, और प्रोसेस ऑफ नोइंग लगा के हमको जो मिलती है उसको बोलते हैं क्या, प्रमिति। प्रमिति बोले तो नॉलेज विच इज अचीव्ड बाय द प्रमाण, उसको बोलते हैं आप लोग क्या, प्रमिति, ओके। हाँ जी सर, चलो आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से सुनना, हमने कौन से पढ़ने, हमारे अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट थे। मैंने आपको बताया हमको जो है वो मेन पढ़ के जाना है कौन सा, न्याय, ओके। तो न्याय एपिस्टेमोलॉजी क्या बोलती है, एपिस्टेमोलॉजी का मतलब जो है वो क्या होता है, जो आपका शब्द शास्त्र होता है, जनरली क्या बोलते हैं, शब्द शास्त्र, उसको जनरली हम लोग बोलते हैं क्या, एपिस्टेमोलॉजी, ओके। तो न्याय जो एपिस्टेमोलॉजी है उसने जो है उसने डिवाइड किया नॉलेज को 2 पार्ट के अंदर। मतलब न्याय एपिस्टेमोलॉजी ने ये बोला कि आप नॉलेज को गेन कर सकते हो। हम बोले कैसे, हाउ टू गेट द नॉलेज। तो इन्होंने ये बोला हाउ टू गेट द नॉलेज, या फिर मीन्स ऑफ नॉलेज जो है वो क्या है, आप नॉलेज को कैसे गेन कर सकते हो, उसके कुछ मेथड बताए गए हैं। क्या बताए गए, मेथड। तो न्याय एपिस्टेमोलॉजी ने जो है वो क्या किया, कुछ मीन्स ऑफ नॉलेज बताए हैं, बोले तो कुछ अपने को क्या बताए हैं, मेथड्स बताए हैं, जिनके थ्रू आप नॉलेज को क्या कर सकते हो, गेन कर सकते हो। अब वो मेथड को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। एक है जी आपके वैलिड सोर्स, और एक है कौन सा, इनवैलिड। क्या बोलते हैं, एक है वैलिड सोर्स और एक है कौन सा, इनवैलिड सोर्स। जो वैलिड सोर्स है उसको बोलते हैं प्रमा। क्या बोलते हैं, प्रमा। क्या बोलते हैं, प्रमा। और जो इनवैलिड सोर्स है उनको बोलते हैं क्या, अप्रमा। क्या बोलते हैं, अप्रमा। थोड़ा सा याद करना पड़ेगा अभी, ठीक है ना, एक बार ये चीजें सेट करनी पड़ेंगी। एट द एंड में जब इसको कनेक्ट करूंगा ना, तो आप ये कहोगे सर ये तो कुछ था ही नहीं, आपने ऐसे डरा दिया। सीरियसली बोल रहा हूं, इतना सिंप्लीफाइड करके मैंने इसको करा है, तो आप प्लीज इसको जरूर, जैसे मैं बता रहा हूं एक बार वैसे वैसे अपने माइंड में इसको सेट कीजिएगा, ओके। तो अभी तक मैंने आपको क्या बोला, मैंने बोला जी देखो ऐसा है, जो हमारा न्याय एपिस्टेमोलॉजी है, ठीक है, जो न्याय स्कूल ऑफ थॉट है, उसके अकॉर्डिंग जो है हम नॉलेज को कैसे गेट करेंगे, तो उसके लिए यहां पे ये बोला गया कि नॉलेज को गेट करेंगे, या जो हमारे मीन्स ऑफ नॉलेज है वो हमारे 2 हैं। एक है जी कौन सा, वैलिड सोर्स के थ्रू, एक है कौन सा, इनवैलिड। अगर बात करूंगा वैलिड सोर्स की, तो वैलिड सोर्स को बोलते हैं हम लोग क्या, प्रमा, ठीक है। वैलिड सोर्स जिसके लिए हमारे पास में क्या रहेगा, कुछ प्रूफ रहता है, और एक होता है हमारे क्या, इनवैलिड सोर्स, जिसको बोलते हैं अप्रमा, ओके। वैलिड सोर्स के अंदर टोटल मिला के जो है न्याय शास्त्र ने वैलिड सोर्स में ओनली 4 मेथड्स को डाला गया है।
ठीक है। एक होता है जी आपका परसेप्शन, जिसको बोलते हैं प्रत्यक्ष, एक होता है इन्फ्रेंस बोले तो अनुमान, एक है कंपैरिजन बोलते हैं उपमान, एक है वर्बल टेस्टिमोनी बोलते हो शब्द। अभी बहुत ही वाहियात चीजें लगेंगी आपको, लेकिन सीरियसली बोल रहा बहुत इजी है, बहुत इजी, इतना सिंपल कर दिया ना, बहुत इजी है। बस आप एक बार ना इसको कनेक्ट करते जाइएगा। ओके, तो अभी के लिए माइंड में एक बात सेट कीजिएगा कि जो आपके हाउ टू गेट द नॉलेज एज पर द न्याय शास्त्र के हिसाब से आप नॉलेज को कैसे गेट कर सकते हैं। तो नॉलेज को गेट करने के हमारे पास में दो सोर्स है, एक है हमारे पास में वैलिड सोर्स, एक है कौन सा, इनवैलिड। वैलिड की अगर मैं बात करता हूं तो वैलिड सोर्स के अंदर चार चीजें आएंगी, मतलब नॉलेज को जो है वो इन चार तरीकों से जो है हम गेन कर सकते हैं। क्या क्या, प्रत्यक्ष के थ्रू, अनुमाना के थ्रू, उपमाना के थ्रू और शब्दा के थ्रू। ओके, इनवैलिड सोर्स के अंदर जो है वो क्या आएंगी, इनवैलिड सोर्स में भी ये 5-6 चीजें आएंगी। इनको ना मैंने 2 को अलग लिखा, क्यों, क्योंकि अपने सिलेबस में ये 6 चीजें हैं, ये 6 चीजें हैं, बट क्योंकि वो जो ये 4 जो है ये तो आपके वैलिड सोर्स में, और उधर वाली जो 2 मैंने अलग से लिखे हैं वो क्या है, इनवैलिड है, नहीं पढ़नी है। इनवैलिड के अंदर क्या आएगा, एक आएगा अनुपलब्धि, एक आएगा क्या, अर्थापत्ति। ओके, इसके अलावा कुछ और भी है, मेमोरी, डाउट, एरर, हाइपोथेटिकल रीजनिंग, ये सब हमारे जो सिलेबस के अंदर नहीं है। तो अपने को तो ये 6 पढ़ने हैं, लेकिन इन 6 का कैटेगरी मैंने आपको बनाकर दे दिया। क्या कि अगर बात करते हैं किसका, न्याय एपिस्टेमोलॉजी का, मेरे साथ एक बार रिवाइज करेंगे आप लोग। एज पर न्याय शास्त्र, एज पर द न्याय शास्त्र, नॉलेज को गेन करने के या मींस ऑफ नॉलेज जो है वो कितने हैं, मतलब नॉलेज को कैसे कैसे गेट कर सकते हैं। सर नॉलेज को गेट कर सकते हैं 2 साधनों के थ्रू, पहला है वैलिड मींस ऑफ नॉलेज, दूसरा है इनवैलिड मींस ऑफ नॉलेज। रट्टा मारने के लिए वैलिड मींस ऑफ नॉलेज मतलब पढ़ के जाएंगे, इनवैलिड का मतलब चीटिंग मारेंगे। दोनों तरीकों से नंबर आएंगे नहीं आएंगे, आएंगे, बस उसी तरीके से ध्यान रखना। वैलिड मींस ऑफ वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज के अंदर बेसिकली आएंगे कितने, आपके 4। सीक्वेंस थोड़ा सा याद करना पड़ेगा एक बार के लिए, बाद में सब याद हो जाएगा। पहला क्या है, परसेप्शन, दूसरा है इन्फ्रेंस, तीसरा है कंपैरिजन, चौथा है वर्बल टेस्टिमोनी, और इधर जो है इनवैलिड के अंदर आपके 6-7 हैं, लेकिन पढ़ने मेनली 2, एक है अनुपलब्धि और एक है कौन सा, अर्थापत्ति। ओके, हाँ जी, अब एक एक करके हम पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूं जी आपका प्रमाण का। प्रमाण क्या होते हैं, ये 6 जो हैं ये पार्ट है किसके, प्रमाण के। मैंने यहां पे लिखा भी है, देखो, ये देखो एक बार आप, प्रमाण के जो टाइप है वो कितने, 6। जो आपका ये प्रमाण है, ये देखो ये प्रमाण है आपके, प्रमाण के टाइप कितने हैं, 6 है। अभी वो सारे के सारे पढ़ेंगे, अभी के लिए एक बार बस टाइप का नाम देखो, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति और अनुपलब्धि। ये देखो ऊपर क्या ये 6 हैं ये, हाँ, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अनुपलब्धि और अर्थापत्ति। ये 6 के 6 जो हैं, दीज आर नोन एज द, ये क्या है, ये आपके सोर्स ऑफ नॉलेज है। इनके थ्रू आप नॉलेज को क्या कर सकते हो, गेन कर सकते हो। ओके, और इनको बोलते हैं हम लोग क्या, प्रमाण, जिसके लिए क्या होता है, कुछ प्रूफ होता है अपने पास में। आप प्रमाण के बारे में पढ़ेंगे। ये इस चार्ट में आपको क्या देखने को मिला कि सर जो सोर्स ऑफ नॉलेज है एज पर न्याय शास्त्र, बात किया गया ओनली न्याय शास्त्र का, तो सोर्स ऑफ नॉलेज को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। ठीक है, एक है आपके वैलिड सोर्स, एक है इनवैलिड। वैलिड में 4 आएंगे, इनवैलिड के अंदर मेनली 2 हैं, और उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा और भी है, वो अपने को नहीं करने, बात खत्म। अब बात आती है जी प्रमाण क्या होता है। अगर मैं बात करूंगा प्रमाण का, तो प्रमाण जो है वो क्या है, प्रमाण जो है वो डिराइव हुआ है अपने संस्कृत रूट से, जिसका मतलब जो है प्रमा। प्रमा का मतलब क्या, ट्रू नॉलेज या करेक्ट नोशन। दोबारा से पढ़ते हैं, प्रमाण जो है इसको बोलते क्या है, प्रमाण जो है इट इज अ वैलिड मीन्स ऑफ नॉलेज। ये वैलिड मीन्स ऑफ नॉलेज है, एक वैलिड तरीका है नॉलेज को गेन करने का। लिटरली मीन्स प्रूफ, इसका जो लिटरली मतलब क्या होता है, प्रूफ। जब आप कोई नॉलेज को गेन करते हैं प्रमाण के साथ, प्रमाण, अब इस हिंदी में पढ़ो एक बार, प्रमाण का मतलब जब हमारे पास में कुछ क्या होता है, प्रूफ होता है, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, प्रमाण। सर यहां तो 6 लिख दिए, ऊपर तो आपने बोला कि वैलिड मीन्स ऑफ नॉलेज 4 है। अरे भाई साहब, दिस इज अ जनरल टर्म, प्रमाण इज अ जनरल टर्म, बट एज पर न्याय शास्त्र, अगर ओनली न्याय की बात करें कि एज पर न्याय शास्त्र बताओ वैलिड मीन्स ऑफ नॉलेज जो है वो कितने, तो आप बोलोगे 4, बट एक जनरल सेंस के अंदर प्रमाण जो है वो कितने, आपके 6 तरह के होते हैं। ओके, हाँ जी सर। तो पहली बात सर, प्रमाण का मतलब क्या हो गया, वैलिड मीन्स ऑफ नॉलेज। ओके, प्रमाण का मतलब क्या है, जब हम नॉलेज को गेन करते हैं किसी प्रूफ के साथ में, नॉलेज को गेन करेंगे किसी प्रूफ के साथ, मतलब जो एक्चुअल में है उसका प्रूफ दे सकते हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, प्रमाण। अच्छा जी, प्रमाण के अंदर हम नॉलेज को जो गेन करते हैं वो 6 तरीके से करते हैं। मैंने लिखा यहाँ पे, इन 6 जगह से हम नॉलेज जो है अपने को क्या होती है, मिलती है। क्या क्या है जी हमारे पास में वो 6 तरीके कौन कौन से जिसके थ्रू हम नॉलेज गेन कर सकते हैं। एक है जी हमारा प्रत्यक्ष, ओके, एक है अनुमान, एक है उपमान, एक है शब्द, और एक है अर्थापत्ति, और एक है अनुपलब्धि। लेकिन अगर मैं न्याय शास्त्र की बात करूं तो ये 4 जो है ये क्या है, वैलिड मीन्स, और ये जो 2 हैं ये क्या है,
इनवैलिड है। लेकिन जर्नल टर्म के अंदर इन 6 के 6 को जो है वो क्या माना गया है, दीज आर नोन एज अ वैलिड मीन्स ऑफ नॉलेज। ओके, हाँ जी। अब थोड़ा प्रमाण के बारे में बात करते हैं। प्रमाण क्या है? प्रमाण बेसिकली जो है वो इट इज अ मीन्स ऑफ नॉलेज। ये आपका मीन्स ऑफ नॉलेज है, मतलब नॉलेज को आप कैसे एक्वायर करेंगे, नॉलेज को आप कहां से गेट कर सकते हैं, उसको बोलते हैं आप लोग क्या? प्रमाण। जहां से नॉलेज मिल रही है, प्रमाण इज द, जहां से आपको नॉलेज मिल रही है उसको बोलते हैं आप लोग प्रमाण। या इट इज अ थ्योरी ऑफ नॉलेज, जहां से हम नॉलेज जो है वो क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं, उसको बोलते हैं आप लोग क्या? प्रमाण। तो ये यहां से वैसे अपना सिलेबस शुरू हो रहा है कि प्रमाण क्या होता है। तो प्रमाण बेसिकली क्या? प्रमाण इज नोन एज अ मीन्स ऑफ नॉलेज, जहां से अपने को नॉलेज क्या होती है, मिलती है। प्रमाण कितने तरह के होते हैं सर? प्रमाण जो है वो हमारे 6 तरह के होते हैं। ठीक है, अब एक बार इसी चार्ट में मैं थोड़ा सा दोबारा जिक्र करता हूं। हाँ जी, प्रमाण। प्रमाण जो है वो जनरली बोलेगा इट इज अ ट्रू नॉलेज या करेक्ट नोशन की बात करते हैं। प्रमाण जो है वो क्या बताएगा? इट इज अ वैलिड मीन्स ऑफ नॉलेज। ओके, लिटरली इसका मतलब जो है वो क्या होता है? प्रूफ। मतलब जब आप नॉलेज को गेन करते हो किसी प्रूफ के साथ में, जिसके लिए आपके पास में कुछ प्रूफ होता है, उसको बोलते हैं आप लोग क्या? प्रमाण। ओके, मतलब जो एक्चुअल में है हम उसका जो है वो प्रूफ दे सकते हैं। प्रमाण जो कितने तरह के? 6 तरीके के। मतलब प्रमाण के अकॉर्डिंग हम नॉलेज को जो है वो 6 तरीके से गेन कर सकते हैं। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति और उपलब्धि। ठीक है जी। अब प्रमाण जो है वो क्या? मैंने आपको बता दिया, इट इज अ मीन्स ऑफ नॉलेज, जहां से नॉलेज मिल रही है। थ्योरी ऑफ नॉलेज, जहां से हम नॉलेज को क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं। मतलब नॉलेज को गेन करना इज नोन एज अ प्रमाण, नॉलेज को सीखना इज नोन एज अ प्रमाण। और प्रमाण कितने तरह के? 6 तरीके के। वो 6 मीन्स हैं, 6 तरीके हैं, 6 आपके पास मेथोडोलॉजी है जिनके थ्रू आप लोग जो वो नॉलेज को क्या करते हो, गेन करते हो। उसको बोलते हैं आप लोग क्या? प्रमाण। ओके, हाँ जी। अब प्रमाण में सबसे, अब ये 6 के 6 अपने को पढ़ के जाना है। सबसे पहले नंबर पे जो आता है पहला और दूसरा, यही थोड़े से बड़े हैं, बाकी सारे छोटे छोटे से हैं। ठीक है ना, आगे के 3rd 4th 5th 6th छोटे छोटे से हैं। पहला और दूसरा थोड़े से बड़े हैं, तो उनको थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा। चलो जी, सबसे पहले नंबर पे जो आता है आपका, आओ जी, सीधा थ्योरी ऑफ नॉलेज को छोड़ के सीधा यहां पे प्रत्यक्ष। क्या आ गया जी? प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष की अगर मैं बात करता हूं तो प्रत्यक्ष बेसिकली जो है वो क्या है? अगर हम बात करें प्रत्यक्ष का, तो पहली बात तो प्रत्यक्ष को ये क्वेश्चन आ सकता है पेपर में 100%, इट इज नोन एज अ फर्स्ट सोर्स ऑफ नॉलेज। प्रत्यक्ष जो है वो क्या है? फर्स्ट सोर्स ऑफ नॉलेज है जी। प्रत्यक्ष जो है वो क्या है जी? आपका फर्स्ट सोर्स ऑफ नॉलेज है। ओके जी। अच्छा, प्रत्यक्ष में क्या? प्रत्यक्ष जो मेरे आंखों के सामने है, प्रत्यक्ष है मेरी आंखों के, उसको बोलते हैं क्या? प्रत्यक्ष। तो प्रत्यक्ष जो बिल्कुल हमारे क्या होता है? सामने होता है, उसको बोलते हैं आप लोग क्या? प्रत्यक्ष। ओके, जिसको हम डायरेक्ट सेंस, हमारी आंखों से जिसको जो है हम क्या कर सकते हैं? हम देख सकते हैं, जो डायरेक्ट सेंस से मिलती है, उस नॉलेज को बोलते हैं हम लोग क्या? प्रत्यक्ष। अच्छा जी, अब थोड़ा सा पढ़ते हैं। बोलते हैं गौतम ने डिफाइन किया था परसेप्शन। प्रत्यक्ष को, प्रत्यक्ष जो आपका संस्कृत टर्म हो गया, लेकिन इसको जो है इंग्लिश के अंदर बोलते हैं क्या? परसेप्शन। क्या बोलते हैं आप इसको? परसेप्शन। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, प्रत्यक्ष को बोलते हैं क्या? परसेप्शन। सबसे पहला वैलिड मीन्स ऑफ नॉलेज जो है वो क्या है जी? आपका परसेप्शन। क्या है? परसेप्शन। परसेप्शन क्या बोलते हैं? गौतम ने डिफाइन किया परसेप्शन को एज ए नॉन एरनस कॉग्निशन। कॉग्निशन का मतलब क्या होता है? नॉलेज। क्या होता है? नॉलेज। तो ये क्या? ये नॉन एररनेस नेचर की है, मतलब जिसके अंदर कोई एरर नहीं है, जिसमें कोई गलती नहीं है। तो गौतम ने डिफाइन किया, बोलता है जी क्या? प्रत्यक्ष या फिर जो आपका परसेप्शन जो होती है वो क्या है? वो आपका नॉन एररनियस नेचर का नॉलेज होता है, जिसके अंदर कोई भी गलती नहीं है। क्योंकि जो चीज मैंने सामने देखो, अगर मान लो आप मुझे कोई बात बताओ, एक तो वो और एक मैं खुद देख लूं, वो ज्यादा ऑथेंटिसिटी कहां पे है? क्या पता तुम में से झूठ बोल दो, क्या पता तुम आधी बात बताओ। जो चीज मैं खुद ही देख लूंगा, स्वयं से अपनी आंखों से खुद देख लूंगा, अपने खुद के सेंसरी ऑर्गन से जिनको अगर मैं देख लूंगा, तो नेचुरल बात है वहां पे गलती के चांसेस क्या हो जाएंगे? कम। इसलिए बोलते हैं प्रत्यक्ष जो है वो बेसिकली क्या है? जब हम हमारे सेंसेस को यूज करके, आंख को, नाक को, कान को, ठीक है, इनको अगर यूज करके जब हम किसी नॉलेज को क्या करते हैं? गेन करते हैं, दैट इज नोन एज अ प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष। तो बोलते हैं गौतम ने डिफाइन किया परसेप्शन को एज ए नॉन एररनेस कॉग्निशन विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द कॉन्टैक्ट ऑफ द सेंस ऑर्गन, जिसके अंदर हम हमारे सेंस ऑर्गन के साथ क्या करते हैं? कॉन्टैक्ट करते हैं विद द ऑब्जेक्ट विच इज नॉट एसोसिएटेड विद ए नेम एंड विच इज वेल डिफाइंड। अच्छा जी, ये संस्कृत में एक टर्म दिया हुआ है, इसको डेफिनेशन करते हैं क्या? इट इंक्लूड ऑर्डिनरी एज वेल एज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परसेप्शन एंड एक्सक्लूड इन्फेरेंस कंपैरिजन टेस्टिमोनी। इसके अंदर इनको इंक्लूड नहीं किया जाता। ठीक है जी, एक बार के लिए अब आगे बढ़ेंगे। बोलता परसेप्शन क्या है? परसेप्शन इज ए काइंड ऑफ नॉलेज, ये एक तरीका है नॉलेज का, एंड इट इज एट्रीब्यूट ऑफ द सेल्फ, जिसका खुद से जो है वो क्या करते हो? देख के और नॉलेज को क्या करते हो? गेन करते हो। ऑर्डिनरी परसेप्शन प्रीसपोज द सेंस ऑर्गन। ऑर्डिनरी जो परसेप्शन है उसमें क्या होती है? सेंस ऑर्गन होती है। द ऑब्जेक्ट
दी मनस, मनस का मतलब क्या, इंटेलिजेंस। आपकी 5 सेंसेस होती है, उन 5 सेंसेस को जब आप अपनी इंटेलिजेंस के साथ में क्या करते हो, यूज करते हो, क्या करने हैं, नॉलेज गेन करने के लिए, तो उसको बोलते हैं आप लोग क्या, प्रत्यक्ष। क्या बोलते हैं, प्रत्यक्ष। अब एक बार इसको यहीं पे छोड़ के अब ये देखो, एक बार ये देखो, प्रत्यक्ष के बारे में मैंने कुछ लिखा। प्रत्यक्ष जो है वो क्या है, परसेप्शन। प्रत्यक्ष जो है वो क्या है, परसेप्शन। एनी नॉलेज रिसीव थ्रू आवर सेंसेस, अपने सेंसेस से, हमारी जो सेंसेस है, हम ऐसा बोलते हैं 6 सेंस। 5 तो आपकी जो विजिबल है, जो आप ये 5 आपके अलग है, और एक आपकी क्या होती है, जो छठी सेंस होती है, ठीक है, इमेजिनेशन, वो एक अलग चीज है। अब ये देखो 5 सेंस में कौन कौन सी है, स्मेल, जब अगर आप स्मेल करके कोई नॉलेज गेन करते हो, ठीक है, टेस्ट करके, कलर के थ्रू देखकर, टच करके, या साउंड, अगर इनके थ्रू, ये दीज ऑल आर नोन एज सेंसेस, ये सब आपकी क्या है जी, सेंसेस। तो ये क्या बोलता है, एनी नॉलेज रिसीव, कोई भी नॉलेज अगर आपको रिसीव होती है थ्रू आवर सेंसेस, अपने सेंसेस के थ्रू, तो उसको बोलते हैं आप लोग क्या, प्रत्यक्ष। दोबारा बोलता हूं, एनी नॉलेज रिसीव थ्रू आवर सेंसेस इज नोन एज अ प्रत्यक्ष। द फास्टेस्ट एंड द मोस्ट डायरेक्ट वे, प्रत्यक्ष जो है वो फास्टेस्ट वे, क्यों, क्योंकि देखा नॉलेज गेन होगी, तो फास्टेस्ट एंड द मोस्ट डायरेक्ट वे, ये मोस्ट डायरेक्ट वे है टू रिसीविंग द इंफॉर्मेशन, बट वी कैन परसीव ओनली व्हाट इज एक्सपोज टू आवर सेंस। लेकिन एक बात ध्यान रखना, यहां पे जो नॉलेज मिलती है वो इनकम्प्लीट मिलती है, क्यों, क्योंकि हम सिर्फ वही चीज, उसी चीज का ज्ञान मिलता है अपने को यहां पे जो हमारे आंखों के सामने हो रही है, जिसको हम परसीव कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें भी जिसको परसीव नहीं कर सकते, तो वो प्रत्यक्ष के अंदर नहीं आती है। तो दोबारा सुनिएगा, क्या बोलते हैं, बोलते हैं द फास्टेस्ट वे है एंड द मोस्ट डायरेक्ट वे है टू रिसीविंग द इंफॉर्मेशन, बट वी कैन परसीव ओनली व्हाट इज एक्सपोज टू आवर सेंसेस। लेकिन हम सिर्फ उसी चीज को परसीव कर सकते हैं जो विच इज एक्सपोज टू आवर सेंसेस, हेंस इट इज द इनकम्प्लीट नॉलेज, और इसलिए इसको जो है वो क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट नॉलेज बोलते हैं। ठीक है जी। अब 2 तरीके से, देयर आर 2 स्टेजेस हैं प्रत्यक्ष की, प्रत्यक्ष की 2 स्टेजेस हैं। एक है जी आपका इनडिटर्मिनेट, जिसको बोलते हैं निर्विकल्प, और एक है आपका डिटर्मिनेट, जिसको बोलते हैं क्या, सविकल्प। ध्यान से सुनिएगा। प्राइमा फेसी किसी को देखना और देख के नॉलेज गेन करना, प्राइमा फेसी ऊपर से किसी को देखा और देख के नॉलेज गेन किया, इस नोन एज क्या, निर्विकल्प। उसको डेप्थ में जाकर स्टडी करना, इस नोन एज सविकल्प। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए, अगर मेरा एक दोस्त है, ठीक है, वो मेरे पास में आया और अपनी गाड़ी लेके आया, नई गाड़ी लेके आया वो, ठीक है, और गाड़ी लेके आया और आके उसने मेरे आगे जो है वो खड़ी करी, ओके, और मेरे को बोला गाड़ी कैसी है। मैंने ऊपर से देखा। अब ऊपर से मैं क्या देखूंगा, मैंने देखा कि कलर जो उसका एकदम बढ़िया है, एकदम नई लग रही है, एकदम पॉलिशिंग है, और टायर ट्यूब एकदम बढ़िया है। तो मैंने ऊपर से देख के जो मैंने बोला, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं निर्विकल्प। क्या बोलते हैं, निर्विकल्प। लेकिन उसके बेस पर क्या मैं कोई डिसीजन ले सकता हूं क्या, नहीं। लेकिन अब मैंने ऊपर से देखा, फिर वो बोला ले चला के देख, मैंने चला के देखी, मैंने उसका इंजन चेक किया, मैंने टायर ट्यूब सारे चेक किए, उसको बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं सविकल्प। जब हर एक चीज की नॉलेज लेते हैं उसको बोलते हैं क्या, सविकल्प। जब आप फर्स्ट टाइम, आप देखो ये क्या, ये स्टेजेस है, ये काइंड नहीं है, ये स्टेजेस है। सबसे पहले क्या होता है, इनडिटर्मिनेट, क्योंकि सबसे पहले जब भी किसी चीज को हम देखते हैं तो ऊपर से प्राइमा फेसी उसकी नॉलेज अपने को मिलती है, फिर जब हम डेप्थ में जाते हैं तो उसके सारा ज्ञान अपने को मिलता है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि प्रत्यक्ष के जो है वो 2 स्टेज होती है, एक होता है जी आपका सविकल्प और एक होता है कौन सा, निर्विकल्प। पढ़ते हैं जी एक बार के लिए। 2 स्टेज है प्रत्यक्ष की, एक है कौन सा, इनडिटर्मिनेट, और एक है कौन सी, डिटर्मिनेट। अगर बात करूंगा इनडिटर्मिनेट का, तो इनडिटर्मिनेट जो है वो होती है कि आपकी निर्विकल्प। क्या होती है, निर्विकल्प। और जो डिटर्मिनेट है वो क्या होती है, आपकी सविकल्प। निर्विकल्प जो है ये फर्स्ट स्टेज है परसेप्शन की, इट इज अ फर्स्ट स्टेज ऑफ परसेप्शन, इसको बोलते हैं क्या, निर्विकल्प। और जो सविकल्प जो है वो क्या होती है, इट इज अ सेकंड स्टेज ऑफ परसेप्शन, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, सविकल्प। अब जैसे मान लीजिए कभी ऐसा हुआ स्कूल के अंदर जो है, हम अपनी पुरानी टीचर जो है वो चली गई, ठीक है, और उसकी जगह पे नई टीचर आई। अभी क्या है कि जब कोई नई टीचर आती है और मान लो कि वो अभी एचओडी के रूम के अंदर है, ठीक है, एचओडी उनको समझा रही है कि आपको जाना है वो उस सेक्शन में जाना है, वहां पे क्लास की नहीं, ये वो। तो बच्चे क्या करते हैं, बच्चों में बड़ा क्यूरियोसिटी होता है कि हम देखें तो सही हमारी मैडम कैसी है। तो हमने क्या किया, हमने खिड़की से जो है मैम को देखा, और मैम जो है वो बड़ी जोली नेचर की लग रही थी, हंस हंस की बातें कर रही थी। तो मैडम को देख के, जो जोली नेचर की है, उसके हाथ में डंडा भी नहीं है, तो उसको देख के अपने को क्या क्या नॉलेज मिली, उसको देख के प्राइमा फेसी एक नॉलेज मिली अपने को कि मैम जो है जोली नेचर के, मारे पीटेगी नहीं, ठीक है। फिर जब मैडम आई, हमने मैम के साथ में जो है कुछ टाइम बिताया, मैम ने हमको पढ़ाया, हमने मैम से पढ़ा, तो वहां से मैडम के जो बेसिकली उनकी जो मेंटेलिटी हमको पता चली,
उनसे आगे उनसे चर्चा करके उसको बोलते हैं हम लोग क्या, सविकल्प। तो जब आप प्राइमा फेसी बेयरली अगर आप मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट को देख के उसकी नॉलेज गेन करते हैं, इसको बोलते हैं क्या, निर्विकल्प। फिर जब आप डेप्थ में जाते हैं तो वहां से जो आपको नॉलेज मिलती है उसको बोलते हैं आप लोग क्या, सविकल्प। तो बस आप ये ध्यान रखना कि फर्स्ट स्टेज ऑफ परसेप्शन जो है वो कौन सी है जी, आपका निर्विकल्प, और जो सेकंड स्टेज है वो क्या है, आपका सविकल्प है। चलो पढ़ते हैं। बोलते हैं न्याय मेंटेन टू स्टेज इन द परसेप्शन, द फर्स्ट इज द इंटरमीडिएट और द निर्विकल्प, एंड द सेकंड स्टेज जो है उसको बोलते हैं कि डिटरमिनेट और सविकल्प। They are not two different kind of perception, but only the earlier and the later stage। ये दो अलग तरह की परसेप्शन नहीं है, ये बस ये क्या है, एक लेटर स्टेज है और एक अर्लियर स्टेज है। आगे, all perception is determinate, सारी की सारी परसेप्शन जो है डिटरमिनेट नेचर की होती है, ठीक है, बट इज नेसेसरी preceded by an earlier stage when it is indeterminate। देखो सारा का सारा जो आपको नॉलेज मिलती है किसी चीज को देख करके वो आपका डिटरमिनेट नेचर का है, लेकिन डिटरमिनेट से पहले वो क्या होती है, इनडिटरमिनेट होती है, ठीक है। बोलता है बेयर सेंसेशन, बेयरली ऊपर से मान लीजिए अगर आप किसी चीज को सेंसेट करते हैं, और सिंपल एप्रीशिएशन इज द निर्विकल्प परसेप्शन, परसेप्चुअल जजमेंट लगाना या रिलेशनल एप्रीहेंशन करना उसको बोलते हैं आप लोग क्या, सविकल्प। आगे, परसेप्शन इज ए कॉम्प्लेक्स परसेप्शन जो है वो एक कॉम्प्लेक्स इनडिटरमिनेट परसेप्शन फॉर्म्स द मटेरियल आउट ऑफ विच डिटरमाइन परसेप्शन इज शेप्ड, बट दे कैन बी डिस्टिंग्विश ओनली इन थॉट एंड नॉट डिवाइडेड इन द रियलिटी। निर्विकल्प परसेप्शन इज द इमीडिएट एप्रीहेंशन, द बेयर अवेयरनेस, द डायरेक्ट सेंस, जो डायरेक्टली आपने जो है वो किसी चीज को देखा और एक परसेप्शन क्रिएट कर लिया। आगे, एक्सपीरियंस विच इज अनडिफरेंशिएटेड एंड नॉन रिलेशनल एंड इज फ्री फ्रॉम द एसिमिलेशन, डिस्क्रिमिनेशन, एनालिसिस एंड सिंथेसिस। अब ध्यान से सुनना, व्हेन निर्विकल्प परसेप्शन प्रेजेंट द बेयर ऑब्जेक्ट विदाउट एनी कैरेक्टराइजेशन, सविकल्प परसेप्शन रिलेट द सब्सटेंस विद द एट्रीब्यूट। लेकिन सविकल्प के अंदर हम क्या करते हैं, हम रिलेट करते हैं सब्सटेंस को किसके साथ में, एट्रीब्यूट के साथ में। इसको बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्या, सविकल्प। तो बेसिकली इतना आपको अंदर घुसने की जरूरत नहीं है, इसमें ही आपका काम चल गया। वैसे तो क्या कि निर्विकल्प और सविकल्प का मतलब क्या, देयर आर टू स्टेजेस ऑफ द प्रत्यक्ष की दो स्टेजेस होती है। जब भी हम किसी चीज को प्राइमा फेसी देखते हैं तो उसको बोलते हैं आप लोग क्या, इनडिटरमिनेट, ठीक है, या निर्विकल्प, मतलब इट इज अ फर्स्ट स्टेज। ये फर्स्ट स्टेज है किसका, परसेप्शन का, और उसके बाद में लेटर स्टेज जो होती है उसको बोलते हैं इट इज अ सेकंड स्टेज ऑफ परसेप्शन, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, सविकल्प। ओके, हाँ जी सर, चलो जी, ये हो गया। इसके बाद आता है जी अब टू काइंड ऑफ प्रत्यक्ष। आप काइंड के नाम पे दो है, एक होती है आपका लौकिक, एक है आपका क्या, अलौकिक। लौकिक को बोलते हैं ऑर्डिनरी, क्या बोलते हैं, ऑर्डिनरी। जो प्रत्यक्ष है उसकी स्टेजेस दो थी, हमने पढ़ लिया, इनडिटरमिनेट और डिटरमिनेट, ठीक है, निर्विकल्प, सविकल्प। अब बात आती है इसके कितने काइंड हैं, मतलब प्रत्यक्ष की जो नॉलेज है वो दो तरीके से आप ले सकते हो। एक है ऑर्डिनरी जो सभी लोग ले सकते हैं, ठीक है, ऑर्डिनरी, ठीक है, लौकिक जिसको पूरा लोक ले सकता है, लोक मतलब हर कोई ले सकता है, और एक होती है हमारी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जिसको बोलते हैं अलौकिक या असाधारण। दो तरीके से आप नॉलेज को जो है वो क्या करते हो, गेन करते हो। तो बोलते हैं एक है ऑर्डिनरी और एक है क्या, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो सबके सामने है, मतलब हैविंग डायरेक्ट इंटरेक्शन ऑफ द वर्ल्डली ऑब्जेक्ट। संसार में कोई भी मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, उसके साथ जब आपका डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है, वहां से जो आप नॉलेज गेन करते हो उसको बोलते हैं आप लोग क्या, ऑर्डिनरी, विद आवर सेंसेस, जिसको हम हमारे सेंसेस से यूज करते हैं। जैसे ये आप दो तरह से आप इसको करते हो, एक होता है आपका एक्सटर्नल और एक होता है कौन से, इंटरनल। एक्सटर्नल के अंदर क्या, जैसे देख करके, विजुअल आईज के थ्रू, ऑल्फैक्टरी नोज के थ्रू सूंघ करके, ऑडिटरी ईयर्स के थ्रू सुन करके, ऊपर वाला सूंघ करके, आगे टैक्टाइल बोल तो स्पर्श करके, टेस्ट टंग से उसको टेस्ट करके। तो इनके थ्रू अगर आप नॉलेज गेन करते हो, जैसे मान लो सब्जी अच्छी बनी है नहीं बनी है, उसको आपने जो है वो किया गया, आपने टेस्ट से आपने उसको थोड़ा सा चख के देखा और आपको लगा हाँ यार मस्त बनी है। अगर मान लो कोई पर्सन जो है वो सामने आया और बोला कि मैं कैसा लग रहा हूं, आपने उसको देखा आइज के थ्रू, प्राइमा फेसी देखते आपने बोला मस्त एकदम, तो इसको बोलते हैं आप लोग क्या, एक्सटर्नल परसेप्शन। इसको बोलते हैं लौकिक, जो हर कोई देख सकता है उसको बोलते हैं आप लोग क्या, लौकिक। और लौकिक में दो होगा, एक होगा एक्सटर्नल और एक होगा कौन सा, इंटरनल। इंटरनल क्या, जब आप अपनी फीलिंग्स के थ्रू आप नॉलेज को गेन करते हो उसको बोलते हैं आप लोग क्या, इंटरनल, ठीक है। इंटरनल के अंदर नॉलेज क्या, जैसे इनर सेंस हो गया, कॉग्निटिव परसेप्शन या फीलिंग्स, इसके थ्रू जब हम नॉलेज को गेन करते हैं, ये किसका पार्ट है, इंटरनल का। पेपर के अंदर ये आ सकता है कि एक्सटर्नल जो है उसमें क्या आता है और इंटरनल के अंदर क्या आता है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, ओके। और एक होती है जी आपकी
एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी के अंदर, ऑर्डिनरी को बोलते हैं हम लोग क्या, लौकिक, लौकिक के अंदर दो चीज आएंगी, एक आएगा एक्सटर्नल, एक आएगा इंटरनल, ये हमने पढ़ लिया। और एक होता है क्या, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। अगर बात करेंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का, तो इसके अंदर आएंगे आपकी बेसिकली क्या, विच आर बियॉन्ड द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के अंदर नहीं होती है, उसको बोलते हैं आप लोग क्या, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। और इसके अंदर आपके तीन आती हैं, एक आता है जी आपका सामान्य लक्षण, एक आता है आपका ज्ञान लक्षण, और एक आता है क्या, योगास। अभी पढ़ेंगे इसके बारे में थोड़ा थोड़ा, ठीक है। इनके थ्रू आप नॉलेज को जो है वो क्या करते हो, गेन करते हो। आइए हम देखते हैं थोड़ा थोड़ा। बोलते हैं जी सबसे पहले नंबर पे क्या बोलते हैं, बोलते हैं अगेन अकॉर्डिंग टू न्याय प्रत्यक्ष इज ऑफ द टू काइंड। अच्छा जी, नेमली एक होता है जी लौकिक और एक होता है कौन सा, अलौकिक। ओके, व्हेन द सेंस ऑर्गन कम इनटू कांटेक्ट विद द ऑब्जेक्ट, जब किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हम सेंस ऑर्गन का यूज करते हैं, उसको बोलते हैं क्या हम लोग, लौकिक। क्या बोलते हैं, लौकिक। एंड इफ द कांटेक्ट ऑफ द सेंस ऑर्गन विद द ऑब्जेक्ट इज एन अनयूजुअल वे, इफ द ऑब्जेक्ट आर नॉट ऑर्डिनरी प्रेजेंट टू द सेंसेस बट आर कन्वेड टू देम थ्रू एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीडियम, तो उसको बोलते हैं आप लोग क्या, अलौकिक। जब डायरेक्टली जो इंटरेक्शन होता है लौकिक, और जब डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं होता तो उसको बोलते हैं आप लोग क्या, अलौकिक या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। अच्छा जी, बोलता है जो ऑर्डिनरी परसेप्शन है वो भी अब आपकी दो तरह की होती है, एक होती है आपकी इंटरनल, जो मन से, ठीक है, मन से जो आप ज्ञान जो है चीजों को ऑब्जर्व करते हो उसको बोलेगा इंटरनल, और एक होती है कौन सी, एक्सटर्नल। ठीक है, इंटरनल परसेप्शन में क्या, द माइंड, माइंड को बोलते हैं मनस, विच इज द इंटरनल ऑर्गन कम इनटू कांटेक्ट विद द फिजिकल स्टेट एंड प्रोसेस इट लाइक कॉग्निशन, अफेक्शन, कोनेशन, डिजायर, पेन, प्लेजर, अवर्जन, इन सबको बोलते हैं आप लोग क्या, इंटरनल परसेप्शन। बस आपको नाम याद रखना है कि इंटरनल परसेप्शन में ये आएगा। ऑर्डिनरी के अंदर दो है, इंटरनल और एक्सटर्नल के अंदर क्या आएगा, लाइक आपका साइट देखकर, साउंड, टच, टेस्ट, स्मेल, ये सब किसका पार्ट है, आपके एक्सटर्नल का। ज्यादा डेप्थ में मत जाइएगा, जो आपको मैंने चार्ट बना के दिया बस वो मोर देन सफिशिएंट है, उसके थ्रू आप कीजिएगा। अब बात आती है किसका, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या होता है, देखो ऑर्डिनरी में तो जिस भी ऑब्जेक्ट के बारे में अपने को इंफॉर्मेशन चाहिए उसके साथ हमारा डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के अंदर हमारा जो है वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं होता। अब इसमें क्या होता है, ये तीन तरह की है। एक है आपका सामान्य लक्षण। सामान्य लक्षण क्या, जब किसी पर्टिकुलर चीज को देख करके, ठीक है, आपने जो है उसके बारे में ज्ञान ले लिया, पर्टिकुलर कोई भी एक पर्टिकुलर चीजों को, मतलब जब किसी पर्टिकुलर चीज को सामान्य करना या एक छोटी नॉलेज के बेस पर आप आगे पहुंच गए, छोटा सा ज्ञान था उसके बेस पर आप बहुत आगे तक पहुंच गए, उसको बोलते हैं आप लोग क्या, सामान्य लक्षण। दूसरा होता है जनाना लक्षण। इसको बोलते हैं क्या, जो हमारी सेंसेस आगे तक देख सकती है, मींस नॉर्मल फंक्शनैलिटी से आगे देखना या सोचना, उसको बोलते हैं क्या, जनाना लक्षण। इसको जैसे आपने राज मूवी देखी होगी, उसके अंदर जो है जो वो होता है क्या बोलते हैं, आशुतोष राणा, राज मूवी के अंदर, तो वो जो है वो जब बिपाशा बसु उसको अपने घर में बुलाती है, ठीक है, वो देखने के लिए कि भाई मेरे घर में मुझे लग रहा है कि कोई जो है वो शक्ति है यहाँ पे जो परेशान कर रही है हमको, वटेवर, मतलब जो भी भूतवाद है। तो आशुतोष राणा आता है और वो इतना पूरे घर को ऑब्जर्व करता है, बाकी लोगों को कुछ नहीं दिखता, लेकिन आशुतोष राणा को दिख रहा होता है और वो बोलता है कि यहाँ पे कोई ना कोई तो है। इसका मतलब जब आप जो है वो क्या, अपने नॉर्मल जो आपकी साइट्स हैं उनसे आगे जाके देखते हो, तो उसको बोलते हैं आप लोग क्या, जनान लक्षण। ये भी क्या, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, लोगों के अंदर, कुछ लोगों के अंदर जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर होती है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं आप लोग क्या, जनान लक्षण। और एक होता है कौन सा, अच्छा, जनान लक्षण की एक खास बात क्या, हेयर एंड ऑब्जेक्ट इज नॉट डायरेक्टली प्रेजेंटेड टू द सेंस ऑर्गन, सेंस ऑर्गन को नहीं दिखेगा, बट इट रिवाइव इन द मेमोरी थ्रू द पास्ट कॉग्निशन ऑफ इट एंड इज परसीव्ड थ्रू द प्रेजेंटेशन, इसको बोलते हैं। और एक थर्ड काइंड जो है उसको बोलते हैं योगास। योगास के अंदर बेसिकली क्या होता है, जब आप योग करके, मेडिटेशन करके, अगर आप जो है वो दूर दृष्टि अगर आपकी ले सकते हो, अगर मेडिटेशन करके जो है वो आप आगे तक का सोच सकते हो, तो उसको बोलते हैं आप लोग क्या, योगास। बस आपको नाम ध्यान जो है वो याद करना है कि ये तीनों जो है किसका पार्ट है, अलौकिक का पार्ट है, बोले तो क्या, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का पार्ट है। ओके, हाँ जी, ये तीन आपको मैंने करवा दिया। अब ये देखो चार्ट, एक बार इसको हम क्लियर कर लेते हैं, आओ रिवाइज कर लेते हैं। टू काइंड ऑफ प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष जो है वो दो तरह के थे, दो काइंड थी उसकी। एक था जी कौन सा आपका सर, एक तो था अपना कौन सा, लौकिक, एक था कौन सा, अलौकिक। लौकिक की बात करें इसको बोलते हैं हम लोग क्या, ऑर्डिनरी, जो सबके सामने होता है। ऑर्डिनरी जो है जिसके साथ हमारा क्या, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है किसी ऑब्जेक्ट से। अगर किसी ऑब्जेक्ट के बारे में नॉलेज गेन करने, अगर उससे आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर रहे हो तो उसको बोलते हैं आप लौकिक। लौकिक आपका दो तरीके का रहेगा, एक रहेगा इंटरनल, एक रहेगा क्या, एक्सटर्नल। इंटरनल के अंदर आप अपने पांचों सेंस का यूज करते हो और एक्सटर्नल के अंदर आप तीन तरीके से जो है मतलब अपनी फीलिंग्स को यूज करते हो, ठीक है। अब बात आएगा किसका, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का, जिसको बोलते हैं अलौकिक। अलौकिक जो है वो बेसिकली क्या, इसके ये आपका जब आप नॉलेज गेन करते हो इन तीन तरीके के थ्रू, सामान्य लक्षण हो गया, ज्ञान लक्षण हो गया या फिर योगा। सामान्य लक्षण का मतलब क्या बताया सर, सामान्य लक्षण के अंदर हम बेसिकली जो है वो क्या करते हैं, हम एक पर्टिकुलर चीज से जो है वो जनरलाइज करते हैं, मतलब थ्योरी बनाने का काम करते हैं। इसको बोलते हैं जनरली हम लोग कॉग्निटिव भी बोलते हैं। ओके,
हाँ जी, अच्छा, एक होता है ज्ञान लक्षण, जब हम जो है वो मतलब हमारे ज्ञान इंद्रियों को यूज करके जो है नॉर्मल हमारी जितनी आई सेट है उससे भी आगे का देखते हैं तो उसको बोलते हैं आप लोग के ज्ञान लक्षण। और एक होता है कौन सा, योगा, जिसके अंदर मेडिटेशन को जो हम बेसिकली क्या करते हैं, यूज करते हैं। मेडिटेशन की हेल्प से जो है हम आगे तक की चीजों को परसीव कर सकते हैं, तो इसको बोलते हैं आप लोग क्या, योगास। ओके, हाँ जी, ये आपका खत्म हुआ पहला। टोटल 6 हैं, ये पहला खत्म हो गया जो बहुत बड़ा है, ठीक है, प्रत्यक्ष। तो एक बार के लिए मैं आपको बताता हूं दोबारा से, प्रत्यक्ष को एक बार जल्दी आओ रिवाइज कर लेते हैं हम 1 मिनट में। हाँ जी, प्रत्यक्ष क्या है? पहली बात, प्रत्यक्ष किसका पार्ट है सर? प्रत्यक्ष इज अ पार्ट ऑफ द प्रमाण। प्रत्यक्ष जो है किसका पार्ट है? प्रमाण का। प्रमाण का मतलब क्या? प्रमाण के अंदर हम लोग पढ़ते हैं प्रमाण इज अ वैलिड मींस ऑफ नॉलेज। ओके, वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज। वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज को कैसे गेन करेंगे, तो वो टोटल मिला के कितने 6 पार्ट थे उसके, मतलब 6 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका कौन सा? प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष को बोलते हैं हम लोग क्या? परसेप्शन। हिंदी में प्रत्यक्ष और मतलब संस्कृत में प्रत्यक्ष बोल देंगे और इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? परसेप्शन। अब प्रत्यक्ष जो है वो क्या? इट इज द फर्स्ट सोर्स ऑफ नॉलेज है, ठीक है जी, जो बिल्कुल सामने। प्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है इसके अंदर? जो बिल्कुल सामने है उसको देख के जो नॉलेज गेन करते हैं, दैट इज द प्रत्यक्ष। डायरेक्ट सेंसरी ऑर्गन के थ्रू जब नॉलेज को गेन करते हैं उसको क्या बोलते हैं? प्रत्यक्ष। बहुत सारा लिखा हुआ है यहाँ पे, बट पेपर में नॉर्मल सा ही पूछेगा, ज्यादा डेप्थ के अंदर नहीं आएगा। बस अगर यह जन सेंसरी ऑर्गन का यूज हो रहा है, मतलब नॉलेज को गेन करने के लिए सेंसरी ऑर्गन का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो समझ जाना किसकी बात हो, ये प्रत्यक्ष। या बोले जब ऑब्जेक्ट्स को, किसी ऑब्जेक्ट के बारे में नॉलेज लेने के लिए डायरेक्ट अगर मान लीजिए उसका क्या डायरेक्ट यूज हो रहा है, या फिर डायरेक्टली अगर मान लो आप क्या कर रहे हो कि किसी ऑब्जेक्ट के बारे में नॉलेज गेन कर रहे हो, तो उसको बोलते हैं क्या? प्रत्यक्ष। ओके, अब बात आती है जी प्रत्यक्ष जो है इसके बारे में कुछ खास बात है। प्रत्यक्ष जो है वो क्या था? इट इज अ नॉलेज विच इज रिसीव थ्रू आवर सेंसेस, ठीक है, ये फास्टेस्ट है। लेकिन सबसे खास बात क्या है कि इसके अंदर सिर्फ वही चीज दिखती है जो क्या होती है, जो हमारे सामने होती है, ठीक है ना, इसलिए इसमें इनकम्प्लीट नॉलेज मिलती है। अब स्टेजेस के नाम पे कितनी थी? 2 थी। एक था इनडिटरमिनेट, एक था कौन सा? डिटरमिनेट। इनडिटरमिनेट स्टेज कौन सी होती है? जिसको बोलते हैं निर्विकल्प, मतलब जब प्राइमा फेसी हम किसी ऑब्जेक्ट को देख के नॉलेज गेन करते हैं, निर्विकल्प। और जब डेप्थ में जाते हैं तो उसको बोलते हैं क्या? सविकल्प। ये काइंड नहीं है, दीज आर द स्टेजेस। सबसे पहले निर्विकल्प होता है, फिर क्या आता है? सविकल्प होता है। अच्छा जी, इसके बाद फिर हमने पढ़ा क्या कि काइंड, प्रत्यक्ष के काइंड कितने हैं? तो प्रत्यक्ष जो है वो 2 तरह का होता है। एक होता है जो कौन सा? आपका लौकिक, जिसको बोलते हैं ऑर्डिनरी, और एक होता है कौन सा? अलौकिक, जिसको बोलते हैं क्या? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। लौकिक भी अब आपके 2 तरीके का होगा। एक मतलब लौकिक में क्या होता है? जब जो सबके सामने होता है, जिसमें क्या होता है? हैविंग डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है ऑफ द वर्ल्डली ऑब्जेक्ट विद आवर सेंसेस। जब हमारे जो सेंसेस हैं और ऑब्जेक्ट जो है, इन दोनों के बीच में क्या होता है? इंटरेक्शन होता है डायरेक्ट, इसको बोलते हैं आप लोग क्या? लौकिक या फिर ऑर्डिनरी। और जब ऐसा कोई इंटरेक्शन नहीं होता, कोई चीज हमारे सामने नहीं है, उसके बारे में नॉलेज गेन करना इज नोन एज द अलौकिक, बोल दो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ठीक है जी। अब बात आती है जी लौकिक जो है वो 2 तरीके का होता है। एक होता है एक्सटर्नल, एक होता है कौन सा? इंटरनल। एक्सटर्नल के अंदर बेसिकली क्या, हम सेंसरी ऑर्गन्स का यूज करते हैं, और इंटरनल के अंदर हम लोग फीलिंग्स का जो है वो क्या करते हैं? यूज करते हैं। और जो हमारा अलौकिक है वो हमारे 3 तरीके का है। एक है सामान्य लक्षण, एक है ज्ञान लक्षण, और एक कौन सा? योगास। ओके, बोलो। हाँ जी सर, ये पहला हो गया कौन सा? परसेप्शन, ठीक है जी। परसेप्शन के बाद अगला जो आता है वो आता है जी, अगला कौन सा? आओ जी, अनुमान। क्या बोलते हैं? अनुमान। अब ध्यान से समझना, देखो मैंने आपको अभी पढ़ाया, मैंने बोला कि नॉलेज को गेन करने के कई सारे मेथड्स हैं। हाँ जी, सबसे पहले हमने पढ़ लिया प्रत्यक्ष, जब किसी चीज को हम सेंसरी ऑर्गन के थ्रू देख करके, मतलब सेंसरी ऑर्गन से फील करके जो है, अगर हम जो है वो क्या करते हैं, मतलब हमारी सेंसरी ऑर्गन को यूज करते हैं किसी ऑब्जेक्ट के बारे में नॉलेज गेन करने के लिए। ये मान लीजिए पेन है, इस पेन के बारे में नॉलेज गेन करने के लिए अगर मैं मेरी सेंसरी ऑर्गन को यूज कर रहा हूं, मैंने टच करके देखा, अरे ये तो पेन है, मैंने जो है आंखों से देखा, अरे ये तो पेन है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं आप लोग क्या? दैट इज नोन एज प्रत्यक्ष, जिसमें मैंने सेंसरी ऑर्गन को जो है वो क्या किया? यूज किया, तो क्या बोलते हैं इसको? प्रत्यक्ष बोलते हैं। ओके, हाँ जी। अब अगर मान लो, अब अगला जो आता है वो आता है क्या? अनुमान। अनुमान जो आएगा, अनुमान जो है वो क्या? इसको इन्फ्रेंस निकालना, जिसमें हम क्या करते हैं? इन्फ्रेंस निकालते हैं। कोई चीज जो हमारे सामने नहीं है, ध्यान से समझना, कोई चीज हमारे सामने नहीं है, एक नॉलेज है, उसको इस्तेमाल करके दूसरी नॉलेज को डिराइव करते हैं। एक मेरे पास में नॉलेज है, उस नॉलेज को यूज करके मैं क्या करता हूं? किसी दूसरी नॉलेज को क्या कर रहा हूं? डिराइव कर रहा हूं। एक नॉलेज को इस्तेमाल करके दूसरी नॉलेज को गेन करना इज नोन एज द अनुमान। क्या बोलते हैं? अनुमान। अब कुछ बातें एक बार पढ़ेंगे, थोड़ा सा पढ़ेंगे ना, फिर चीजें माइंड में सेट हो जाएंगी। प्रत्यक्ष के बारे में जितना बताया बहुत ज्यादा पढ़ लिया। प्रत्यक्ष में क्या होता है? जब सेंसरी ऑर्गन का यूज करके हम लोग जो है वो क्या करते हैं? किसी ऑब्जेक्ट के बारे में नॉलेज गेन करते हैं, प्रत्यक्ष हो गया। पर अनुमान के अंदर जो है वो क्या करेंगे? हम कोई चीज हमारे सामने नहीं है, वो क्या कर रहे हैं? हम लोग अनुमान लगा रहे हैं, उसका इन्फ्रेंस कर रहे हैं। चलो पढ़ते हैं एक बार के लिए। पहली बात, अनुमान की अगर मैं बात करता हूं तो अनुमान जो है वो क्या? ये बोलते हैं एक नॉलेज के बेस पर, किसी एक नॉलेज के बेस पर दूसरी नॉलेज पर पहुंचना, उसको बोलते हैं हम लोग क्या? अनुमान। ये ट्रू नॉलेज देता है अगर हमारे कंक्लूजन सही है। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू अभी मैं बताऊंगा आपको।
मतलब यहां पे हम क्या करते हैं, प्रोपोजिशन के बेस पर नॉलेज को क्या करते हैं, गेन करते हैं। जैसे हम ऐसा बोलते हैं ना कि देखो ये प्रीमाइसिस 1, प्रीमाइसिस 2 और फिर क्या कंक्लूजन। अगर ये आपकी ट्रू है, ये भी आपकी ट्रू है, तो आप क्या बोले, कंक्लूजन जो है वो 100% क्या होगा, ट्रू होगा। ये क्या है, क्या कंक्लूजन आपको मालूम था? नहीं मालूम था, लेकिन प्रीमाइसिस के बेस पर आप पहुंच गए कहां पे, कंक्लूजन पे। आपने क्या किया, इन्फ्रेंस निकाला। क्या निकाला, इन्फ्रेंस निकाला। दैट इज नोन एज, इसको बोलते हैं आप लोग क्या, अनुमान। क्या बोलते हैं, अनुमान। पढ़ते हैं थोड़ा सा, फिर और भी क्लैरिटी हो जाएगा। क्या बोलते हैं, देखो अनुमान में हम क्या करते हैं, प्रीमाइसिस होती है, प्रीमाइसिस से क्या कंक्लूजन निकालने का काम करते हैं। अनुमान में हम प्रीमाइसिस से कंक्लूजन निकालने का काम करते हैं। अब बोलते हैं अनुमान क्या है, दिस सेकंड काइंड ऑफ द नॉलेज इज द अनुमान। जो दूसरे तरह की जो नॉलेज है उसको बोलते हैं अनुमान, या फिर इन्फ्रेंशियल और रिलेशनल, एंड इट्स मीन्स इज कॉल्ड द अनुमाना। और इसका जो तरीका है उसको बोलते हैं अनुमाना या फिर क्या, इन्फ्रेंस। इट इज डिफाइंड एज अ कॉग्निशन। इसको डिफाइन किया गया एज दैट कॉग्निशन। कॉग्निशन का मतलब क्या होता है, नॉलेज। ये वो नॉलेज है विच प्रीसपोज सम अदर कॉग्निशन, जिसमें पहले जो है अनुमान लगाया जाएगा किसी दूसरी नॉलेज, मतलब किसी दूसरी नॉलेज के बेस पर। जब किसी एक दूसरी मतलब फर्स्ट नॉलेज के बेस पर सेकंड नॉलेज के बारे में जानकारी ली जाए तो उसको बोलते हैं आप लोग क्या बोलते हैं, अनुमान। क्या बोलते हैं, इट इज मीडिएट। ये क्या है भाई, मीडिएट है और इनडायरेक्ट है। जो आपका प्रत्यक्ष था वो डायरेक्ट था, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट मेरे सामने था। लेकिन ये क्या है, ये क्या है, आपका मीडिएट है। इसके अंदर आप किसी मीडिएट को यूज करते हो, ये आपका डायरेक्ट नेचर का नहीं है, ये आपका इनडायरेक्ट है। बोलते हैं इट इज मीडिएट और इनडायरेक्ट एंड अराइज थ्रू ए मार्क। और जिसके अंदर हम जो है वो नॉलेज को गेन करने के लिए किसी दूसरी नॉलेज का सहारा लेते हैं, उस नॉलेज को बोलते हैं हम लोग क्या, हेतु। क्या बोलते हैं, हेतु। उसको बोलते हैं मिडिल टर्म, या इसको हिंदी में इसको ना संस्कृत में लिंगा भी बोलते हैं। लिंगा याद करना पड़ेगा थोड़ा सा। तो क्या बोलते हैं, जब हम जो है वो किसी प्रोपोजिशन के बेस पर कंक्लूजन पर पहुंचते हैं, ठीक है, तो वो जो प्रोपोजिशन जिसको आपने यूज किया मीडिया के तौर पर उस नॉलेज पे पहुंचने के लिए, उस कंक्लूजन पे पहुंचने के लिए, उसको बोलते हैं आप लोग क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं आप लोग हेतु, या फिर उसको बोलते हैं लिंगा, विच इज इनवेरिएबली कनेक्टेड विद द मेजर टर्म। अभी पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है ना, मेजर टर्म, माइनर टर्म, और ये जो आपका लिंगा है और जो हेतु है, इनके बारे में पढ़ेंगे अभी। तो अभी के लिए बस आप ये ध्यान रखो, ये सेकंड काइंड ऑफ नॉलेज है। इसके अंदर जो है हमारे सामने कोई चीज डायरेक्ट नहीं है, हम क्या करते हैं, इनडायरेक्ट नॉलेज को क्या करते हैं, गेन करते हैं। अब इसके बारे में कुछ लिखा, आओ देखो, ये ना पूरी एक पॉपुलेशन है। इसके अंदर जो है वो क्या है, 1000 लोग हैं। कितने, 1000 पीपल्स हैं। इन 1000 लोगों के बारे में आपको जो है वो जानकारी चाहिए, लेकिन आपके पास है नहीं। लेकिन आपके पास में इस पूरी पॉपुलेशन में से ये 100 लोगों की जानकारी है। मतलब टोटल मिला के 1000 बंदे जो है एक जगह पे बैठे हैं, उनके बारे में कोई नॉलेज अगर आपको चाहिए, लेकिन उनके बारे में नॉलेज आपके पास है नहीं, लेकिन उनमें से जो 100 बंदे उनकी आपको नॉलेज है। तो आपने क्या किया, इन सैंपल के बेस पर ये जो 100 बंदे हैं इनका रहन सहन कैसा, ये जो 100 बंदे हैं ये क्या खाते पीते हैं, ये जो 100 बंदे हैं इनकी मेंटेलिटी कैसी है, उसके बेस पर, इन 100 बंदों के बेस पर जब आप इस पूरे 1000 लोगों को क्या करते हो, जज करते हो, इसको बोलते हैं क्या, इन्फ्रेंस निकालना। मैंने कुछ सिंपल लिखा, मैंने बोला सैंपल के बारे में हमें नॉलेज थी, इन 100 बंदों के बारे में हमें नॉलेज थी, तो सैंपल की नॉलेज के बेस पर, सैंपल की तो नॉलेज मतलब एक नॉलेज तो है मेरे पास में, उसके बेस पर पॉपुलेशन के बारे में नॉलेज गेन करना, इसी को बोलते हैं क्या, इन्फ्रेंस। क्या बोलते हैं इसको, इन्फ्रेंस बोलते हैं। बोलते हैं अनुमान इज डिफाइंड एज द नॉलेज। अनुमान को डिफाइन करते हैं क्या, इट इज नोन एज द नॉलेज। ये वो नॉलेज है ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट के बारे में ड्यू टू प्रीवियस नॉलेज ऑफ सम साइन और मार्क, जिसको बोलते हैं क्या, लिंगा। मतलब क्या, जब हम किसी प्रीवियस नॉलेज को इस्तेमाल करते हैं किसी नई ऑब्जेक्ट के बारे में नॉलेज गेन करने के लिए, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, अनुमान। अब यहां पे जो ऑब्जेक्ट होता है जिसके बारे में नॉलेज गेन करनी है उसको बोलते हैं लिंगी। क्या बोलते हैं, लिंगी। अच्छा, और जिस नॉलेज को यूज किया जाता है नई नॉलेज गेन करने के लिए उसको बोलते हैं लिंगा। इसको साइन या मार्क, इसको यूज करके हम लोग जो है वो नई नॉलेज को जो है वो क्या करते हैं, गेन करते हैं। ठीक है, एग्जांपल जैसे दे रखा था, एक ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लीजिए क्लाउड है, ठीक है, आसमान के अंदर जो है बादल बने हुए हैं, और उनको देख के आप क्या इन्फ्रेंस निकालते हो, आसमान में बादल बने तो आप उनको देखते आप इन्फ्रेंस निकालते हो कि आज जो क्या हो गई जी, बरसात हो गई। अब आपके पास एक नॉलेज थी, और नॉलेज क्या थी कि जब भी आसमान में बादल होते हैं तो फिर क्या होती है, बरसात होती है। तो आपने उससे एक इन्फ्रेंस निकाल लिया, आसमान में बादल थे और आपको नॉलेज थी कि जब कभी भी बादल होते हैं तो फिर क्या होती है, बरसात होती है। तो वो जो इन्फ्रेंस आपने निकाला ना, इसको बोलते हैं आप लोग क्या, इसको बोलते हैं इन्फ्रेंस निकालना, या फिर इसी को बोलते हैं क्या, अनुमान करना, अनुमान लगाना। ठीक है, तो क्या बोलते हैं, देखो क्लाउड थे,
ठीक है, ये क्या है, क्लाउड थे, और क्लाउड के बेस पर आपने जो है ये लिंगा है, जो नॉलेज आपके पास में है, ठीक है, ये रीजन है, ठीक है, या ये हेतु है, ये कारण है जो आपके पास नॉलेज है, ठीक है। अब इसको आपने इस्तेमाल किया क्या करने के लिए, ये रेन के बारे में प्रिडिक्शन लगाने के लिए। तो आपने बोला जी क्लाउड है तो अब क्या होगी, रेन होगी, ठीक है। और जिसके बारे में आपने नॉलेज, जो नॉलेज थी उसको यूज करके जो नई नॉलेज खोजी उसको बोलते हैं लिंगी। क्या बोलते हैं, लिंगी। और जो लिंगा होता है उसको हम प्रोबैन भी बोलते हैं, और जो आपका लिंगी है उसको प्रोबेंडम भी बोलते हैं। ये थोड़ा सा वर्ड है, अजीब से, थोड़ा नाम याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो क्या होता है, देखो अनुमान के अंदर क्या होता है, एक पुरानी नॉलेज को यूज करके किसी नई नॉलेज पे पहुंचना, डेट इज नोन एज अनुमान लगाना। क्या करना, अनुमान लगाना, या फिर क्या, इन्फ्रेंस करना। ओके, हाँ जी। अनुमान जो है वो 3 तरह के हैं। ये थोड़ा सा याद करने की चीज है, इसमें समझाने वाली चीजें कम है। एक बार मैं इस पे आता हूं, मैं पहले एक बार आपको जो है अनुमान की बात दोबारा से कर देता हूं। अनुमान क्या होता है जी, अनुमान बोले तो एक नॉलेज के बेस पर दूसरी नॉलेज पे पहुंचना, एक नॉलेज के बेस पर दूसरी नॉलेज पे पहुंचना, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, अनुमान। अनुमान जो है उसमें हम क्या करते हैं, हमारे पास कुछ प्रोपोजिशंस होती हैं, प्रोपोजिशन के बेस पर हम क्या करते हैं, नॉलेज गेन करते हैं, ठीक है। ये ट्रू नॉलेज देता है अगर हमारा कंक्लूजन क्या है, सही है, तो फिर ये क्या देगा, अपने को ट्रू नॉलेज देगा, ठीक है जी। अनुमान जो है वो सेकंड जो है वो वैलिड मीन्स ऑफ नॉलेज है आपका, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसमें हमारे पास में प्रोपोजिशंस होती है, उनको इस्तेमाल करके हम लोग जो है वो कंक्लूजन पर पहुंचते हैं, तो उसको बोलते हैं आप लोग क्या, अनुमान, ठीक है जी। अब बात आती है जी अनुमान के क्लासिफिकेशन की। तो अनुमान को हम जो है वो 3 पार्ट में जो है वो क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन अनुमान 3 मेजर कैटेगरी। एक है जी आपका साइकोलॉजिकल, एक है आपका ऑन द नेचर ऑफ व्यक्ति, और एक है ऑन द नेचर ऑफ इंडक्शन। एक करके पढ़ेंगे। ये थोड़ा सा आपको जो है वो क्रैम ही करना पड़ेगा, थोड़ा अजीब सा है, लेकिन मैंने यहाँ पे ना लिखा हुआ है इसमें कि जो मैंने लिखा ना यहाँ पे, वो जो कीवर्ड्स है, बस वो कीवर्ड याद रखना आप, ठीक है ना। चलो जी, सबसे पहले नंबर पे आता है क्लासिफिकेशन अनुमान। अनुमान को 2 पार्ट में हम क्लासिफाई करते हैं। एक होता है क्या, स्वर्थ, एक होता है क्या, परथा, ठीक है। एक है ये आपका क्या, स्वार्थ, और एक है कौन सा, पार्था, ठीक है। स्वार्थ और पार्थ, ठीक है। स्वार्थ की अगर मैं बात करता हूं तो इसमें क्या होता है कि जब आप अपने बारे में सोचते हैं, ठीक है, जब आपको किसी दूसरे को सेटिस्फाई नहीं करना होता है तो उसको बोलते हैं आप क्या, स्वार्थ अनुमान, ठीक है। और अगर आप जो दूसरे को कन्विंस अगर मान लो आपको दूसरे को कन्विंस करना होता है तो उसको बोलते हैं आप लोग क्या, पार्थ अनुमान। दोबारा बोलता हूं मैं, स्वार्थ अनुमान के अंदर क्या, वी डू नॉट रिक्वायर फॉर्मल स्टेटमेंट ऑफ द मेंबर ऑफ इन्फ्लुएंस, इट इज अ साइकोलॉजिकल प्रोसेस। एंड पार्थ अनुमान में इट हैज टू बी डन ओनली टू कन्विंस अदर। अब मैंने यहां पे हिंदी में जो लिखा सिर्फ वही याद रखना है, स्वार्थ और पार्थ। स्वार्थ के अंदर बेसिकली क्या, अपने बारे में सोचना ओनली, और पार्थ के अंदर जो है वो क्या होता है, दूसरों के बारे में सोचना, दूसरों को कन्विंस करने के लिए, तो इसको बोलते हैं आप लोग क्या, पार्थ अनुमान। तो अनुमान आपके 3 अलग अलग कैटेगरी है। पहली कैटेगरी हमने पढ़ लिया, कौन सा, ये देखो, ये आपको पता है ना कि इसकी कैटेगरी कितनी, 3 है। तो साइकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बेस पर 2 है, एक है स्वार्थ और एक है कौन सा, पार्थ। अब आएगा व्यक्ति के बेस पर, ये आपके 3 तरह के व्यक्ति के बेस पर। गौतम ने जो है वो इसको डिवाइड किया व्यक्ति के बेस पर, जो है एक है आपका क्या, पूर्ववत, एक है क्या, शेषावत, और एक है क्या, सामान्य दर्शता, ठीक है। सबसे पहला है जी पूर्वावत। पूर्वावत के अंदर क्या होता है, पहले कोज फिर इफेक्ट। इसमें ना पूर्वावत के अंदर हम बेसिकली जो है वो क्या करते हैं, हम लोग जो है वो कोज एंड इफेक्ट की बात करते हैं, ठीक है। पूर्वावत के अंदर हम जो इन्फ्लुएंस निकालते हैं वो कोज एंड इफेक्ट के बेस पर निकालते हैं। पहले क्या होता है, कोई कोज होता है, उसके बाद उसका क्या चेक करते हैं, इफेक्ट देखते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर आप जो है वो, आपका दोस्त जो है वो होमवर्क नहीं करके आया, आपका कोई फ्रेंड है और वो होमवर्क नहीं करके आया, अगर वो होमवर्क नहीं करके आया तो आपने, वो क्या हो गया, कोज हो गया, होमवर्क नहीं करके आया भाई, तो नेचुरल बात है कि स्कूल में अब उसकी क्या होगी, पिटाई होगी। इसको बोलते हैं कोज एंड इफेक्ट। इसमें पहले कोज आएगा फिर उसका क्या होगा, इफेक्ट होगा। एक होता है आपका शेषावत। शेषावत में पहले इफेक्ट आएगा और फिर कोज। आपका दोस्त आपके पास में आ रहा था, देखो फर्स्ट वाले में क्या था, आपका दोस्त सुबह ही आपको मिल गया और उसने आपको ये बोला यार मैं तो आज होमवर्क नहीं करके आया, तो आपको कारण पता चल गया, कोज पता चल गया, और आपने सोच लिया कि भाई आज तो तेरी पिटाई पक्की है। तो ये क्या, कोज एंड इफेक्ट, ठीक है। और दूसरा केस क्या, आप लेट आए थोड़ा सा, और आप जब जैसे क्लास में घुसे और आपने देखा आपके दोस्त के गाल पे 5 जो है वो उंगलियों के निशान थे, ठीक है, 4 उंगली और 1 अंगूठे के निशान थे, ठीक है। आपने उसको देखा, आपको देखते क्या हो गया, भाई इसकी आज क्या हुई है, पिटाई हुई है। तो पहले आपने क्या देखा, आपने पहले इफेक्ट देखा, और इफेक्ट के बाद में कहां पहुंचे, कोज पे पहुंचे। इसको बोलते हैं आप लोग क्या, शेषावत। क्या बोलते हैं, शेषावत। तो पूर्वावत के अंदर बस एक बात ध्यान रखना, क्या पहले क्या होगा, कोज होगा, देन इफेक्ट होगा, और शेषावत में पहले इफेक्ट होगा, देन क्या होगा, कोज होगा। और जो ये होता है
सामान्य तो दर्शता, सामान्य रहना, इसका मतलब क्या है, जो जैसा है उसको वैसे, अगर आप जो है इन्फ्रेंस निकालते हो उसको बोलते हैं क्या, सामान्य दर्शता। मतलब सामान्य जो जैसा है उसको वैसे ही देखना, उसको बोलते हैं क्या, सामान्य तो दर्शता। अच्छा, एक और क्लासिफिकेशन जो है उसके अंदर इसको क्लासिफाई किया गया इन्फ्रेंस को 3 पार्ट में। सबसे पहले है ये क्या, केवल ना वही, मतलब इसमें हम क्या करते हैं, पॉजिटिव रिलेशन जो है वो मेंटेन करते हैं, मतलब पॉजिटिव रिलेशन की बात करते हैं, उसको बोलते हैं क्या, केवल ना वही। अच्छा, एक होता है केवल ना यतिरेकी, केवल व्यतिरेकी, इसमें क्या, नेगेटिव रिलेशन की बात करते हैं। और जब दोनों की बात करें तो उसको जो है वो हम बोलते हैं क्या, ये अन्वयवतिरेकी। तो इसको बोलते हैं, जब दोनों पॉजिटिव नेगेटिव की बात करते हैं तो उसको बोलते हैं क्या, अन्वयवतिरेकी। देखो बहुत ही डेप्थ कॉन्सेप्ट है, ठीक है, अगर समझने पे आएंगे तो समझ ही नहीं पाएंगे। तो अपने को अपना एग्जाम क्लियर करना है तो उसके लिए जो है हमको ये मालूम है कि अनुमान क्या होता है, ठीक है। अब उसकी काइंड जो है, उसके टाइप जो है, तो हमको ये भी देख लिया कि उसके जो है वो 3 कैटेगरी में उसको डिवाइड करते हैं। अब कैटेगरी कौन कौन से, थोड़ा क्रैमिंग करना पड़ेगा, उनका एक एक जो कीवर्ड्स है वो आपको ध्यान देना चाहिए। तो ये आपका जो है वो हो गया जी क्या, अनुमान। अनुमान के अंदर जो है वो आपके काइंड मैंने आपको जो है वो बता दिया। 3 मेजर जो है अनुमान की क्या होती है, कैटेगरी होती है, तो आपको मैंने बता दिया। एक है आपका साइकोलॉजिकल, एक है आपका नेचर ऑफ व्यक्ति, और एक होता है कौन सा, इंडक्शन। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ओके, हाँ जी। सबसे पहले था प्रत्यक्ष। जब आप अपने सेंसेस को यूज करके किसी ऑब्जेक्ट के बारे में नॉलेज गेन करते हैं तो क्या बोलते हैं उसको, बोलो, वो डायरेक्ट है तो उसको बोलते हैं क्या, प्रत्यक्ष। दूसरा क्या, अनुमान। अनुमान के अंदर आप कोई चीज जब आपके सामने जो फिजिकली प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, आपका उसका डायरेक्ट कॉन्टेक्ट नहीं है, तो आप क्या करते हो, किसी दूसरी नॉलेज के बेस पर जो है इन्फ्रेंस निकालते हो, उसको बोलते हैं आप लोग क्या, अनुमान करना। अब आएगा जी तीसरा, थर्ड जो है वो है कौन सा, थर्ड है उपमाना। क्या, उपमान बोलते हो कंपैरिजन। जब कंपैरिजन के थ्रू हम लोग जो है वो नॉलेज गेन करते हैं तो उसको बोलते हैं क्या, उपमान। जैसे मान लीजिए कई बार ऐसा होता है कि एक एग्जांपल के तौर पे मान लो, कंपैरिजन के तौर पे, कंपैरिजन के अंदर हम ये लेके चलते हैं, जैसे कोई एस्ट्रोनॉट जो है वो आया, ठीक है, वो स्पेस में गया था और बाद में वो जो है वो आया, जब पहुंचा धरती पे तो लोग उसके पास गए और लोगों ने पूछा भाई वो कैसा दिखता है, स्पेस कैसा दिखता है। या कोई बंदा जो है वो मान लीजिए मून पे गया, मैंने एग्जांपल दिया यहाँ पे क्या, हमने एस्ट्रोनॉट से पूछा, एस्ट्रोनॉट जो है वो कहाँ गया था, मून पे गया था, ठीक है, और हमने उससे पूछा अरे भाई साहब मून कैसा दिखता है बताना हमको। और वो बोला जी अब मैं कैसे बताऊँ आपको, आप ये मान लो कि जो मून जो है ना वो रेगिस्तान के जैसा दिखता है जी, रेगिस्तान के जैसा दिखता है। उसने क्या कर दिया, उसको कंपेयर कर दिया। उसने क्या किया, रेगिस्तान से, मून को जो वो रेगिस्तान से क्या कर दिया, कंपेयर करके बता दिया। उसको बोलते हैं क्या, कंपैरिजन के थ्रू जब हम नॉलेज गेन करते हैं उसको बोलते हैं उपमाना। क्या बोलते हैं, उपमाना। उपमाना के अंदर क्या, हमने एस्ट्रोनॉट से क्या पूछा कि मून कैसा है, वो बोला कि वो क्या, डेजर्ट जैसा है। तो इसको बोलते हैं क्या, जब कंपैरिजन के बेस पर हम लोग जो वो नॉलेज को क्या करते हैं, गेन करते हैं, दैट इज नोन एज उपमाना। पढ़ते हैं, इट इज द थर्ड काइंड ऑफ वैलिड कॉग्निशन। ये थर्ड है। पहला कौन सा, प्रत्यक्ष। दूसरा कौन सा, इन्फ्रेंस निकालना, ठीक है, अनुमान। और तीसरा कौन सा, क्या, उपमाना। उपमाना जो है वो क्या है, इट इज ए नॉलेज डिराइव, ये वो नॉलेज है जिसको आपने डिराइव किया फ्रॉम द कंपैरिजन के थ्रू, क्या करके, कंपेयर करके, एंड रफली कोरस्पोंड टू द एनालॉजी, और उसमें क्या, समानता लिखा है। मतलब आपने किसी एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ में क्या किया, कंपेयर करके जो है आप हमको ज्ञान दिया जिसके अंदर आपने समानता लाने का काम किया, ठीक है, उसको बोलते हैं आप लोग क्या, उसको जनरली जो है हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, उपमाना, ठीक है। इट हैज बीन डिफाइंड एज द नॉलेज ऑफ द रिलेशन बिटवीन ए वर्ड एंड द डिनोटेशन। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द नॉलेज ऑफ द रिजेंबलेंस और सिमिलैरिटी। इसको बोलते हैं, इसको क्या, ये इट इज प्रोड्यूस बाय द नॉलेज ऑफ रिजेंबलेंस और सिमिलरिटी। जो एक चीज दूसरे को रिजेंबल करती है या दूसरे से सिमिलर है, तो उनसे कंपेयर करके जब ज्ञान मिलता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं उपमाना। ओके, यहां पे एक और एग्जांपल दिया है, देखो आपने ना सुना होगा नीलगाय के बारे में। नीलगाय को जो है उसको बोलते हैं हम क्या, गाव्या बोलते हैं उसको, ठीक है ना, या वाइल्ड गाव बोलते हैं उसको। तो नीलगाय के बारे में जो है वो एक मिथ होता है, जैसे बहुत कम लोगों ने देखी है नीलगाय जो है, आपने देखी होगी अगर तो ठीक है, देखिए तो भी ठीक, नहीं देखी तो भी ठीक। अब नीलगाय में और जो नॉर्मल जो हमारे घर के पास में जो गाय घूमती रहती है उनके अंदर क्या फर्क है। नीलगाय का जो ये जो अपने पहले घर के पास जो गाय होती है आपने देखा होगा, उनके ना ये गले के नीचे एक वो लटक रहा होता है सिस्टम सा, ठीक है, लेकिन नीलगाय मैसेंजर वो उनका एकदम जो है वो क्या, प्लेन होता है। ओके, अब क्या है, मान लो एक बच्चे ने अपने पापा से पूछा, बच्चे ने क्या, वैसे मैंने भी जब हम कई बार ट्रैवल करते थे तो पापा, जैसे मान लो मैं गाड़ी चला रहा हूं, अब हमारे यहाँ पे हिसार के पास में एक जगह है फतेहबाद, तो ऐसा बोला जाता है कि हिसार से जब फतेहबाद जाते हैं तो रास्ते में काफी नीलगाय आती है, मतलब जो है वो क्रॉस करती है, तो जिससे कई बार एक्सीडेंट हो जाता है।
ठीक है। तो अब ना मैं गाड़ी चला रहा होता हूँ तो मेरे पापा कई बार बोलते हैं कि थोड़ा स्लो कर यार, थोड़ा स्लो करके चला, कि क्या पता एकदम जानवर ना आ जाए। तो मैं बोलता हूँ कि क्या जानवर रहेगा पापा यहाँ पे, तो वो बोलते हैं यार नीलगाय ना आ जाए एकदम, ठीक है। नीलगाय का एक फंडा क्या होता है कि वो भागती है, वो रुकती नहीं है। उसका एक वो है कि जब वो रोड क्रॉस करेगी तो रुकेगी नहीं, वो भाग के रोड क्रॉस है वो करेगी, इधर उधर नहीं देखेगी। उसको पता है कि मेरा टारगेट है भाई, मेरे को रोड क्रॉस करनी है। तो उस केस के अंदर जो है पापा बोलते हैं कि जी ऐसे ऐसे। अब मैंने पापा बोला मैं आज तक मैंने देखी नहीं पहले, तो यहाँ पे देसी भाषा में उसको रोज भी बोलता है, रोज, ठीक है। तो मैंने पापा से पूछा, मैंने कहा यार वो नीलगाय होती कैसी है पापा? तो बोले नॉर्मल गाय की जैसी होती है, लेकिन उसमें घोड़े के लक्षण होते हैं थोड़े से। तो मेरे माइंड में मेरे पापा ने क्या कंपेयर करके मुझे थोड़ा सा बता दिया, क्या कंपैरिजन करके सिमिलरिटी सी जो है वो दिखा दी। फिर एक दिन क्या हुआ, एक दिन जब हम जा रहे थे हरिद्वार जा रहे थे, तो मैंने रस्ते में देखी, तो मैं उसको देखते पहचान गया। मैंने कहा पापा वो देखो नीलगाय है ना? पापा बोले हाँ। तो इसका मतलब क्या होता है कि जब आप किसी दूसरे एक ऑब्जेक्ट के बारे में नॉलेज गेन करनी है, बट डायरेक्टली वो ऑब्जेक्ट तो है नहीं हमारे पास में, तो हम उसके बारे में दूसरे ऑब्जेक्ट से उसमें सिमिलैरिटी दिखा के नॉलेज गेन करवाते हैं, उसको बोलते हैं आप लोग क्या? उसको बोलते हैं क्या? उपमान। अब जैसे एग्जांपल दिया, ए मैन हु हैज नेवर सीन ए गाव और द वाइल्ड गाउ एंड डज नॉट नो व्हाट इट इज टोल्ड बाय ए पर्सन दैट वाइल्ड गाउ इज एन एनिमल लाइक ए काउ। उसको तो किसी दूसरे बंदे ने बताया कि वाइल्ड गाउ जो है वो भी एक एनिमल है, काउ के जैसे। सब्सिक्वेंटली कम अक्रॉस ए वाइल्ड गाउ इज इन ए फॉरेस्ट एंड रिकॉग्नाइज इट एज अ वाइल्ड गाउ, देन हिज नॉलेज इज ड्यू टू उपमान। ही हैज हर्ड द वर्ड गाव्य एंड गवाया एंड हैज बीन टोल्ड दैट इट इज लाइक ए काउ एंड नाउ ही हिमसेल्फ सी। अब जब उसने खुद ने देखा अपनी आंखों से, वो जंगल में कभी गया, उसने देखा, क्योंकि उसको पहले किसी ने बताया था भाई वो ऐसे ऐसे काउ के जैसे दिखती है, लेकिन उसके नीचे जो लम नहीं बना होगा, कुछ भी ऐसा मान लो। तो उसने क्या बोला, जब उसने देखा, व्हेन ही हिमसेल्फ सी द ऑब्जेक्ट, उसने डिनोटेड बाय द वर्ड गवाए एंड रिकॉग्नाइज इट टू बी सो, और उसको क्या कर दिया? रिकॉग्नाइज कर लिया। इसको बोलते हैं आप लोग क्या? इसको डेट इज नोन एज क्या? अब जैसे कई बार ऐसा होता है ना कि मान लीजिए एक बच्चे ने जो है अपने पापा से पूछा कि पापा दूसरी दुनिया के अंदर जो है जो लोग रहते हैं, दूसरी दुनिया से जो दूसरी दुनिया में जो लोग रहते हैं, ठीक है, तो वो कैसे दिखते हैं? तो उसके पापा ने जो है उसको आराम से एक सिंपल सा जो है वो एक आंसर दिया, और वो उसके पापा ने बोले बेटा तूने वो कोई मिल गया मूवी देखी है ना? तो वो बोला हाँ पापा देखिए। तो उसके अंदर जो वो जादू है ना, वैसे दिखते हैं। अब कल को अगर मान लो ऐसे जादू टाइप का कोई एक, जो मान लीजिए कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, बच्चे के सामने आएगा, बच्चा देखते बोलेगा पापा पापा देखो जादू, देखो वो दूसरी दुनिया का बंदा। अब ये क्या? डेट इज नोन एज, उसके पापा ने इसको रिजेंबल करवा दिया, सिमिलैरिटी क्रिएट कर दी कि भाई ऐसे इस तरीके के दिखते हैं। तो इसको बोलते हैं आप लोग क्या? उपमाना। चलो जी, हेंस उपमान इज जस्ट द नॉलेज ऑफ द रिलेशन बिटवीन ए नेम एंड द ऑब्जेक्ट डिनोटेड बाय दैट नेम। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द नॉलेज ऑफ द सिमिलैरिटी। ये प्रोड्यूस की जाती है बाय द नॉलेज ऑफ सिमिलैरिटी, बिकॉज ए मैन रिकॉग्नाइज ए वाइल्ड काउ एज ए गवाया व्हेन ही परसीव इट्स सिमिलैरिटी टू द काउ एंड रिमेंबर द डिस्क्रिप्शन दैट ए गवाया इज एन एनिमल लाइक ए काउ। ओके, तो इसको बोलते हैं क्या? उपमाना। लो जी, ये हो गया खत्म। बताओ कितना छोटा सा था? 3 हो गए हमारे। एक बार जल्दी से मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा दूं आपको। सबसे पहले देखो, वैलिड मीन्स ऑफ नॉलेज के नाम पे जो है सबसे पहले हमारे पास में आया था क्या? प्रत्यक्षा। प्रत्यक्षा के अंदर क्या है? जब हम सेंसरी ऑर्गन्स को क्या करते हैं? यूज करते हैं क्या करने के लिए? जब सेंसरी ऑर्गन को इस्तेमाल किया जाता है क्या करने के लिए? नॉलेज गेन करने के लिए, उसको बोलते हैं प्रत्यक्षा। दूसरा हमने जो है वो पढ़ा गया इन्फ्रेंस निकालना। इन्फ्रेंस, इसके अंदर हमने क्या किया? जब एक नॉलेज को गेन यूज करते हैं दूसरी नॉलेज को गेन करने के लिए, इसको बोलते हैं क्या? ये इनडायरेक्ट होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं क्या? इन्फ्रेंस। और तीसरा हमने पढ़ा क्या? उपमान, जिसमें हम क्या कहते हैं? कंपैरिजन करते हैं, किसी एक ऑब्जेक्ट के बारे में नॉलेज गेन करने के लिए दूसरे ऑब्जेक्ट से उसकी सिमिलैरिटी की जाती है, उसको बोलते हैं आप लोग क्या? कंपैरिजन। ओके, ठीक है जी। अब आया जी अगला 4th नंबर पे आपका, वो है शब्दा। अब ध्यान से सुनना, शब्दा। शब्दा बेसिकली क्या है? इसको बोलते हैं वर्बल टेस्टिमोनी। क्या बोलते हैं? वर्बल टेस्टिमोनी। टेस्टिमोनी का मतलब क्या? गवाही, ठीक है ना, वर्बल टेस्टिमोनी। अब ये क्या बेसिकली देखो, जैसे हम ये बोलते हैं, अब मेरा नाम, मैं एक नॉर्मल सी बात बोलता हूं, मेरा नाम जो बोला गया, मेरा नाम मोहित शर्मा, ठीक है। अब मैं शर्मा हूं, आई डोंट नो, वो तो मेरे घर वालों ने बोला ना मुझे कि तुम कोई क्या हो? तुम शर्मा हो भाई, ठीक है। मैं शर्मा, तुम मान लो वर्मा हो, ठीक है। कोई जो है वो मेहता है, ठीक है जी, कोई ठाकुर है, ठीक है जी, कोई कुछ है, कोई अग्रवाल है, कोई व्हाटएवर, अलग अलग जो है वो लोग हैं, ठीक है। अब ये चीज क्या है? जब अगर मान लो मेरे नाम को जो है एक डिनोट किया गया, मेरे मम्मी पापा ने जो है मुझे कुछ बोला, ठीक है, या मेरे जो टीचर्स हैं उन्होंने मुझे जो है कोई ज्ञान दिया जिसके ऊपर मैं कोई भी जो है वो क्वेश्चन मार्क नहीं कर सकता, डेट इज नॉट द शब्दा। क्या बोलते हैं? शब्दा। हम शब्दों के थ्रू भी ज्ञान जो है वो लेते हैं। अब शब्दों के थ्रू ज्ञान लेने का मतलब जो बेसिकली क्या होता है? जब हम जो है किसी दूसरे पर्सन ने कोई बात बोली और हम उसके ऊपर बिलीव करते हैं 100%,
मतलब हम उसके ऊपर 100% बिलीव करते हैं, उसने जो बोलते हैं हमको लगता है ये एकदम के सत्य है, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, शब्दा। शब्दा के थ्रू अगर नॉलेज गेन करते हैं, जिसको बोलते हैं वर्बल टेस्टिमोनी, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, शब्दा। ये चौथा तरीका है नॉलेज को क्या करने का, गेन करने का। मतलब इट इज अ वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज, ये भी एक वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज है। जैसे कई बार ऐसा होता है ना कि मान लो एक एग्जांपल के तौर पे, जैसे पंडित जी हैं, तो उन्होंने जो है वो एक बात बोल दी। कोई पंडित जी थे जो प्रार्थना करवाते थे, तो उन्होंने जो है वो एक बात बोली कि जी ऐसे ऐसे, वो कोई मंत्र गा रहे थे, ठीक है। अब वो जो मंत्र गा रहे हैं, हमको क्या करना है, हम ब्लाइंडली फेथ करते हैं उनके ऊपर, है या नहीं है, कि जी वो जो बोल रहे हैं वो एकदम क्या बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। आ रही है बात समझ में? इसको बोलते हैं शब्दा। क्या बोलते हैं, शब्दा। उन्होंने, पंडित जी ने अपना कोई तिगड़म लगाया, वो लगा के बोला जी आज जो है वो क्या है, आज से नवरात्र स्टार्ट है। अब हम उनके ऊपर क्या करते हैं, फेथ करते हैं, उनकी बातों पे क्या करते हैं, बिलीव करते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग क्या, शब्दा। क्या बोलते हैं, शब्दा। अब जैसे मान लो टीचर्स ने कोई हमको बचपन के अंदर टीचर ने जो है बहुत सारी बातें पढ़ाई, अब उनको हम आज तक भी क्या करते हैं, उनको परस्यू करते हैं, उनको हम क्या करते हैं, उन पर बिलीव करते हैं, फेथ करते हैं। तो ऐसी नॉलेज जो टीचर्स ने बोल के हमने देखा नहीं, हमने उसको देखा नहीं, टीचर ने सिमिलैरिटी क्रिएट नहीं किया, बट टीचर ने बोला, हमने समझा, बात खत्म। आ रही है समझ में? टीचर ने बोला, हमने समझा, बात खत्म। दैट इज नोन एज क्या, शब्द। क्या बोलते हैं, शब्द। चलो थोड़ा सा पढ़ेंगे तो और भी समझ में आएगा। शब्दा को हिंदी में जो है वो बोलते हैं क्या, अप्तवाक्या। ठीक है, चलो पढ़ते हैं एक बार के लिए। शब्दा इज वैलिड सोर्स, शब्दा जो है वो वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज है इन ऑल द सिस्टम ऑफ इंडियन फिलोसफी, ऑल्सो इन द न्याय सिस्टम। और न्याय सिस्टम में क्या, फोर्थ काइंड ऑफ वैलिड नॉलेज इन इज शब्दा। इट इज डिफाइंड एज अ स्टेटमेंट ऑफ ए, शब्दा जो है वो क्या होती है, ये एक स्टेटमेंट होती है किसी एक ट्रस्ट वर्दी पर्सन की, एक ट्रस्ट वर्दी पर्सन की जो स्टेटमेंट होती है उसको बोलते हैं आप लोग क्या, शब्दा। जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, अप्तवाक्या। अप्तवाक्या बोलते हैं। एंड कंसिस्ट इन understanding its meaning in a sentence is defined as a collection of words and a word is defined as that which is potent to convey its meaning। अब इसके अंदर ना बता रखा है अप्टा का मतलब क्या होता है। अप्टा एक ऐसा पर्सन जो क्या बोलता है, सच बोलता है हमेशा। अप्टा दोस्त हु ऑलवेज टेल द ट्रूथ, जैसे मान लो घर वाले, जैसे टीचर जो वो सत्य बोलते हैं, हम हमेशा ही मानते हैं कि वो सच बोलता है। वाक्य का मतलब क्या होता है, कोई भी एक सेंटेंस, वाक्य बोलते हैं सेंटेंस डिफाइंड एज ए कलेक्शन ऑफ वर्ड, उसको बोलते हैं क्या, वाक्य। और जो वर्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं, वर्ड्स में पोटेंट होता है, उनके अंदर एक पावर होती है टू कन्वे इट्स मीनिंग, अपने मीनिंग को दर्शाने की पावर जो है, जो वर्ड्स के अंदर बेसिकली क्या होती है, कुछ शब्दों के अर्थ समझाने की पावर होती है, उसको बोलते हैं वर्ड्स। और सभी वर्ड्स को जब जोड़ देंगे तो क्या बनता है, वाक्य बनता है। और वो वाक्य को बोलने वाला जो अप्टा है, तो वो जो वाक्य बोला गया उस पर्सन के द्वारा, उसको बोलते हैं क्या, अप्टा वाक्य। अप्टा वाक्य मतलब एक स्टेटमेंट दी गई है किसी ट्रस्ट वर्दी पर्सन ने, जिसके ऊपर हम 100% जो वो क्या करते हैं, बिलीव करते हैं, तो वहां से जो अपने को नॉलेज मिलती है उसको बोलते हैं क्या, अप्टा वाक्य। अप्टा वाक्य क्या, द पावर इन ए वर्ड, एक पावर, इट इज अ पावर इन ए वर्ड टू कन्वे इट्स मीनिंग कम्स अकॉर्डिंग टू द एंशिएंट न्याय फ्रॉम द गॉड एंड अकॉर्डिंग टू द लेटर न्याय फ्रॉम लॉन्ग एस्टेब्लिश्ड कन्वेंशन। टेस्टिमोनी इज ऑलवेज पर्सनल। ये बात ध्यान रखना, जो टेस्टिमोनी होती है, जो गवाही, जो किसी पर्सन ने जो कोई बात बोली है, वो हमेशा क्या होती है, पर्सनल नेचर की है। इट इज बेस्ड ऑन द वर्ड्स ऑफ द ट्रस्टवर्दी पर्सन, ह्यूमन और डिवाइन। ठीक है, ये बेस्ड होती है किसके ऊपर, कोई भी ट्रस्टवर्दी पर्सन, ह्यूमन या डिवाइन जो है, मान लीजिए कोई डिवाइन पावर है उसके ऊपर। टेस्टिमोनी इज ऑफ द टू काइंड, एक होती है कौन सी, वैदिक, और एक होती है कौन सी, सेक्युलर। एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहला होता है कौन सा, वैदिक। वैदिक कौन सी होती है, वैदिक टेस्टिमोनी। वैदिक जो वेद है, वेद का मतलब क्या होता है, जो एकदम जो है वो क्या 100% जो है वो वैलिड है, उसको बोलते हैं वैदिक टेस्टिमोनी। वैदिक टेस्टिमोनी इज परफेक्ट। वैदिक टेस्टिमोनी जो क्या होती है, परफेक्ट होती है एंड इनफेलिएबल, और उसमें कोई भी त्रुटि, कोई भी कमी नहीं पाई जाती, बिकॉज द वेदास आर स्पोकन बाय द गॉड। मतलब अगर कभी आ जाए कि जो टेस्टिमोनी है वो दो तरह के, एक है वैदिक और एक है कौन सी, सेक्युलर। तो वैदिक कौन सी होती है सर, वैदिक टेस्टिमोनी वो होती है जिस पर क्वेश्चन नहीं उठा सकते, जो बोला वो एकदम क्या सही है। जैसे हमारी जो होली बुक्स होती हैं, ठीक है, हिंदू के अंदर जैसे अपनी गीता लिखी गई है, ठीक है, क्रिश्चियंस के अंदर जो बाइबल लिखी गई है, ठीक है, क्रिश्चियंस उसमें क्या बोलते, सिख जो हैं, ठीक है, उनके लिए जो है श्री गुरु ग्रंथ साहब लिखी गई है, ठीक है। या फिर अगर हम बात करेंगे मान लीजिए मुस्लिम्स का, तो उनके लिए जो वो कुरान लिखा गया है, ठीक है। तो इनके अंदर जो बात लिखी गई है, हम उसके ऊपर 100% क्या करते हैं, फेथ करते हैं, बिलीव करते हैं, क्योंकि उसके ऊपर ऑब्जेक्शन ना भाई ना, उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकते। दैट इज नोन एज वैदिक टेस्टिमोनी। क्या बोलते हैं, वैदिक। और एक होता है कौन सा, सेक्युलर। सेक्युलर टेस्टिमोनी जो है वो क्या होता है, जो ह्यूमन बीइंग ने अगर कोई वर्ड बोल दिया उसको बोलते हैं सेक्युलर, जिसके पर क्वेश्चन उठाया जा सकता है। अब बात ये आती है कि वो जो वर्ड है वो किसने बोला। अगर वो वर्ड बोला किसी ट्रस्टवर्दी पर्सन ने,
तो भाई क्वेश्चन नहीं उठाएंगे, लेकिन वो बोला अगर किसी एरे के पर्सन ने तो उसके ऊपर क्वेश्चन उठा सकते हैं। तो बोलता है सेक्युलर टेस्टिमोनी जो है वो क्या, सेक्युलर टेस्टिमोनी बीइंग द वर्ड्स ऑफ द ह्यूमन बीइंग हु आर लायबल टू एरर इज नॉट इनफेलिएबल, ओनली द वर्ड ऑफ द ट्रस्टवर्दी पर्सन हु ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ आर वैलिड, अदर्स आर नॉट। तो इसका बोलते हैं कि सेक्युलर टेस्टिमोनी। आ रही है बस समझ में? हाँ जी, लो जी, ये हो गया। अब बोलते हैं शब्द इज ए पोटेंट सिंबल, ठीक है, विच सिग्निफाई एन ऑब्जेक्ट एंड सेंटेंस इज ए कलेक्शन ऑफ द वर्ड, बट ए सेंटेंस इन केस इन ऑर्डर टू बी इंटेलिजिबल मस्ट कन्फर्म टू द सर्टेन कंडीशन। अब कोई भी बात जो बोली गई है ना, कोई भी जो वो टेस्टिमोनी दी गई है, उसमें कुछ फीचर होने चाहिए तो ही उनको वैलिड माना जाता है, ठीक है। बोल रहे क्या, वो क्या कंडीशन है या प्रूफ है जिसे बेस बनाकर हम जो है वो क्या करते हैं, शब्दों के ऊपर बिलीव करते हैं। देखो शब्द के अंदर आप लोग जो है वो नॉलेज कैसे गेन कर रहे हो, जो कोई बातें बोली गई, सेंटेंस बोले गए ट्रस्टवर्दी पर्सन के द्वारा, उनके बेस पर हम हमारी नॉलेज को क्या करते हैं, डेवलप करते हैं। अब ये बोलते हैं कि जो ट्रस्टवर्दी पर्सन जो कोई अपना वाक्य बोलेगा ना, अपना वाक्य जो होगा उसमें कुछ कंडीशंस होनी चाहिए, कुछ उसके अंदर जो है फीचर्स होने चाहिए। वो फीचर अगर होंगे तो माना जाएगा कि ये एकदम क्या है, वैलिड है। अब वो फीचर कौन कौन से, उन फीचर को सबसे पहले ये 4 पार्ट में डिवाइड किया गया। एक होता है आकांक्षा, एक है योग्यता, एक है सनिधि और एक है क्या, तात्पर्य। सबसे पहले पढ़ते हैं, जो मैंने लिखा सिर्फ वही पढ़ना है। सबसे पहले कौन सा, आकांक्षा। आकांक्षा बोलते हो फर्स्ट जो है वो क्या, कि वर्ड ऐसे रिलेट होने चाहिए कि एक मीनिंगफुल हो, कि वर्ड्स को जो आप रिलेट करेंगे ना वो इस तरीके से जो मीनिंगफुल हो। मतलब ये है कि अलग अलग शब्दों को जब हम आपस में क्या करें, जोड़ेंगे तो वो ऐसे उनसे कोई मीनिंग निकलना चाहिए, ठीक है जी। दूसरा फिर बोलते हैं योग्यता। ये क्या, कि वर्ड्स जो आप यूज कर रहे हो बोलने के लिए वो कभी भी आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं होने चाहिए। बोलते हो वर्ड्स आपस में कभी कॉन्ट्राडिक्टरी ना करें, ठीक है जी। थर्ड जो वो क्या, सनिधि। बोले तो कि उनके बीच में लॉन्ग इंटरवल नहीं होना चाहिए। जैसे एक बात अभी बोल दी, मैं कहना, ऐसे बोला मैं कहना, फिर बोला चाहता हूं कि, इसका मतलब क्या, कि उनमें कोई भी जो है वो प्रोक्सिमिटी होनी चाहिए, मतलब क्लोज प्रोक्सिमिटी होनी चाहिए, उनमें जो है वो डिफरेंस ज्यादा नहीं होना चाहिए। बोले तो लॉन्ग इंटरवल उनके अंदर नहीं होना चाहिए। और आखिरी जो है वो क्या है जी, तात्पर्य। बोले तो किस कंटेक्स्ट में, किस तात्पर्य, उसका तात्पर्य क्या निकल गया है, कंटेक्स्ट जो है वो पूरा क्या होना चाहिए, रिलेटेबल नेचर का होना चाहिए और एकदम क्लियर होना चाहिए। मतलब जो वर्बल टेस्टिमोनी जो बोली गई है ना, उसके अंदर ये सब चीजें जो है वो प्रेजेंट होनी चाहिए। अगर ये प्रेजेंट है तो उसको जो है वो क्या माना जाएगा, वर्बल टेस्टिमोनी माना जाएगा और उसके ऊपर जो है हम लोग बिलीव करेंगे। ओके, हाँ जी, लो जी 4 हो गया। चौथा कौन सा था, जल्दी से बोलो सर। चौथा था अपना कौन सा, शब्दा। अभी तक हमने पढ़ लिया कितने, 4 हो गए। जल्दी आप रिवाइज करें साथ के साथ में तो हो जाएगा। आज 2 घंटे लगाना, कल आधा घंटा लगाना, दोबारा से एक बार दोबारा रीडिंग करना, परसों दोबारा आधा घंटा लगाना, उससे अगले दिन सारा याद हो जाएगा। ये थोड़ा सा ऐसा है जिसको कंटिन्यू याद करना पड़ेगा। 3-4 दिन अगर रोज आधा घंटा भी लगाओगे ना, पूरा का पूरा याद हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले पढ़ा कौन सा, प्रत्यक्षा। दूसरे नंबर पे जो है पढ़ा कौन सा, अनुमान। तीसरे नंबर पे कौन सा पड़ा, आपका कंपैरिजन। और चौथे नंबर पे जो है वो पड़ा कौन सा, शब्द। प्रत्यक्षा में सेंसरी ऑर्गन का यूज करके डायरेक्टली हम देख रहे हैं। अनुमान के अंदर क्या कर रहे हैं, इन्फ्रेंस निकाल रहे हैं, इनडायरेक्ट हो गया, किसी एक नॉलेज को यूज करके दूसरी नॉलेज पे जा रहे हैं। और कंपैरिजन के अंदर क्या करते हैं, कि जब हम क्या करते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट के बारे में नॉलेज लेने के लिए दूसरे ऑब्जेक्ट से उसको कंपेयर किया जाता है, उसमें सिमिलरिटी की जाती है। और शब्द के अंदर क्या, जब हम किसी ट्रस्टवर्दी पर्सन की बातों पे जो है विश्वास करते हैं, उसकी ट्रस्टवर्दी पर्सन ने अगर कोई वाक्य बोले हैं, उसके शब्द जो उसने बोले हैं उनको बिलीव करके उनके ऊपर रिलाई करते हैं और अपनी नॉलेज गेन करते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, शब्द। इसके बाद ये तो 4 वैसे एज पर द न्याय शास्त्र की बात करूं तो 4 ही वैलिड मीन्स ऑफ नॉलेज थे, वो तो आपके खत्म हो गए। इसके बाद अभी 2 रहते हैं, लेकिन प्रमाण की बात करें तो उसमें 6 थे, तो 4 हमने पढ़ लिए। अब आता है जी आपका 5वां। आ जाओ जी, 5th नंबर पे जो है वो है कौन सा, अर्थपति। कौन सा, अर्थपति। अर्थपति बेसिकली क्या होता है, अर्थ निकालना या इंप्लीकेशन निकालना, ठीक है, गेस करना। अब मैंने यहां पे थोड़ा सा एक बार अर्थ के बारे में देखो। अर्थ का मतलब क्या होता है, सिग्निफिकेंस। अर्थ का मतलब क्या, सिग्निफिकेंस निकालना। और आपत्ति का मतलब क्या होता है, सपोजिशन, मतलब कल्पना के बेस पर खुद कोई चीज खुद कल्पना करके जो है उसके बारे में क्या करना, सिग्निफिकेंस निकालना, उसको बोलते हैं क्या, अर्थपति। जैसे एक नॉर्मल सा इसका मैं एग्जांपल दूं आपको। मैं हॉस्टल रह के आया, दिल्ली रह के आया, ठीक है। जब मैं आया यहाँ पे तो एक हमारे ऐसे पड़ोसी मिले, तो उन्होंने ना मेरे पापा के आगे ऐसे बोले कि जो बच्चे हॉस्टल रह के आते हैं ना वो तो बिगड़ जाते हैं। जो उन्होंने क्या बोला, जो बच्चे हॉस्टल रह के आते हैं वो क्या होते हैं, बिगड़ जाते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बेसिकली क्या, अपनी
अपने इमेजिनेशन के बेस पर या अपने सोच के बेस पर जो है वो कोई बात जो है वो क्या कर दी, बोल दी। इसको बोलते हैं आप लोग क्या, अर्थापत्ति। एक गेस लगाया उन्होंने कि जो बच्चे बाहर रहते हैं, जिनके ऊपर घर वाले जो है उनका कंट्रोल कम हो जाता है, जब बच्चा बाहर रहेगा तो घर वाले हैं नहीं वहां पे, कंट्रोल कम हो जाएगा तो बच्चा क्या होगा, बिगड़ जाएगा। डेट इज नोन एज अर्थापत्ति। इसीलिए इसको वैलिड नहीं माना जाता है, क्योंकि क्या ये सच्चाई है क्या, नहीं, अरे हम तो नहीं बिगड़े बाहर। बहुत सारे लोग, बहुत सारे बच्चे आज भी, आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे होते हैं वो ड्रिंक करते हैं। बहुत सारे बच्चे जो बाहर रहते हैं वो आज तक उन्होंने टच नहीं किया। मैं खुद बाहर रह के आया, दिल्ली रह के आया, एनवायरनमेंट मेरा सारा ऐसा था, लेकिन हमने आज तक टच नहीं किया। हम नहीं करते तो नहीं करते हैं भाई, आ रही है। और मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो आज तक बाहर नहीं गए, घर में ही रहते हैं, जॉइंट फैमिली में रहते हैं, फिर भी वो ड्रिंक करते हैं, लोगों को उनके घर वालों को पता नहीं चलता। तो इसका ये मतलब, ये कहां से मतलब हो गया कि जो बच्चा बाहर रह के आएगा जो वो ड्रिंक करेगा हमेशा, वो बिगड़ जाएगा हमेशा? नहीं, उन्होंने बस वो एनवायरनमेंट देखा ऐसा। आ रही है बात समझ में? बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि मेट्रो सिटी के अंदर जो है वो लड़कियां जो है वो भी ड्रिंक करती हैं। बहुत एक बात जो है वो बनी हुई है, लेकिन क्या ऐसा हमेशा ऐसा होता है क्या? नहीं। इसीलिए इसको इनवैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज बोलते हैं। अब ये क्या बोलते हैं, अर्थापत्ति। पहले कुछ पढ़ते हैं इसके बारे में। अर्थापत्ति का मतलब क्या, जो हमें नहीं पता उसके बारे में क्या अजम्पशन लगाकर जज करने की कोशिश करना, उसको बोलते हैं क्या, अर्थापत्ति। बोले तो प्रायर एक्सपीरियंस के हिसाब से कुछ हमने गेस किया, ठीक है, हमने देखा होगा कि क्या पता ऐसा हो, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, अर्थापत्ति। अर्थापत्ति इज नोन एज कॉमन नॉलेज। क्या बोलते हैं, कॉमन नॉलेज, या फिर इट इज ए गेस वर्क। इट इज द अजम्पशन ऑफ द अनपरसीव्ड फैक्ट। अनपरसीव्ड, जिसको हम परसीव नहीं कर पा रहे, वो एक फैक्ट, इन ऑर्डर टू रिकंसाइल टू अपेरेंटली इनकंसिस्टेंट परसीव्ड फैक्ट, तो इसको बोलते हैं आप लोग क्या, अर्थापत्ति। अच्छा जी, मतलब नॉलेज थी, नॉलेज को बेस बनाकर हमने क्या बना लिया, अब अजम्पशन बनाई है। नॉलेज को बेस बनाकर क्या बनाई है, अजम्पशन बनाई है। वो अजम्पशन सही भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है, इसको बोलते हैं क्या, अर्थापत्ति। जैसे अब एक एग्जांपल, राहुल जो है वो जिंदा है, राहुल जो है वो क्या है, इफ राहुल इज अलाइव, राहुल जिंदा है एंड इज नॉट इन हाउस, और वो अपने घर में नहीं है। राहुल जिंदा तो है लेकिन अपने घर में नहीं है, तो इसका मतलब क्या निकल गया है सर? इसका मतलब ये निकला कि वो कहीं और है। इसका मतलब वी प्रिज्यूम दैट ही इज एल्सवेयर। बीइंग अलाइव एंड नॉट बीइंग इन द हाउस आर टू परसीव्ड फैक्ट व्हिच अपीयर टू बी इनकंसिस्टेंट। देयर apparent inconsistency is removed when we presume the fact of being elsewhere. The element of doubt distinguish the presumption and implication from the inference. जो एलिमेंट अगर डाउट अगर ज्यादा होता है तो वहां पे आपको उतना कम जो है वो नॉलेज मिलती है। अब ध्यान से सुनना, ओनली ये सोर्स है जिस, एक मिनट बस, ये हो गया आपका, ये तो नेक्स्ट आ गया। तो अर्थापत्ति की अगर मैं बात करता हूं तो अर्थापत्ति में क्या होता है कि जिसके अंदर हम लोग जो वो क्या करते हैं, गेस करते हैं। क्या करते हैं, गेस करके और जो वो नॉलेज गेन करते हैं, इसको बोलते हैं आप लोग क्या, अर्थापत्ति। और आपका आज का आखिरी जो इसके अंदर वैलिड जो आखिरी जो आपका प्रमाण आ रहा है वो है कौन सा, अनुपलब्धि। क्या रहे, अनुपलब्धि। देखो सबके अंदर हम लोग जो है वो क्या करते हैं, हर एक के अंदर जो है वो पॉजिटिविटी से जो है हम नॉलेज गेन करते हैं। अकेला अनुपलब्धि है जिसमें नेगेटिविटी से जो है वो हम नॉलेज को क्या करते हैं, गेन करते हैं। ठीक है, जैसे मान लो क्लास में शोर हो रहा है तो हमको वहां से क्या पता चला, अगर किसी क्लासरूम में खूब हल्ला हो रहा है, दैट मीन्स कि वहां पे जो है वो टीचर अवेलेबल नहीं है। तो ये एक नॉलेज मिला, क्लास में शोर हो रहा था और उसको देख के आपने एक अनुमान लगाया क्या कि शायद क्लास के अंदर जो टीचर अवेलेबल नहीं है, जो चीज नहीं है। अब ये भी एक ना फैक्ट, वो क्या अजीब सी बात हुई थोड़े दिन पहले। अब क्या हुआ कि मेरा एक फ्रेंड है और उसको कोरोना हो गया। अब उसको कोरोना हो गया और तकड़ा, मतलब वो उसे घर वालों सबको हो गया। अब सबको जब कोरोना हो गया तो भाई मैं उसे मिला था थोड़े दिन पहले, मिला उससे, मैंने हाथ मिलाया, उसको हक किया मैंने, ठीक है, कई दिनों बाद मिले थे। लेकिन बाद में उसको पता चला कि उसको कोरोना हो गया तो उसने मुझे फ़ोन करके बताया, बोला भाई मेरे को कोरोना हो गया तो तू अपना जो है वो एक बार टेस्ट करवा लियो। मैंने कहा ठीक है भाई मैं टेस्ट करवा लूँगा। तो अब मुझे कुछ था ही नहीं, मैं बोला यार मुझे तो कुछ भी नहीं है, तो मैं नॉर्मल बैठा था और कई दिन भी हो गए थे। तो फिर लेकिन ना घर वाले बारी बारी बोले कि जा और टेस्ट करा के आ, जा टेस्ट करा के आ। तो मैंने बोला ठीक है भाई, तो मैं गया और जाके टेस्ट कराया और टेस्ट का जो रिजल्ट आया तो उसके अंदर नेगेटिव था। अब नेगेटिव जो वो रिजल्ट है, जो रिपोर्ट है, उससे क्या पता चला सर? उससे पता चला कि मुझे कोरोना नहीं है। जब किसी चीज के ना होने से अपने को ज्ञान मिलता है, दैट इज नोन एज क्या, उसको बोलते क्या, अनुपलब्धि। क्या बोलते हैं, अनुपलब्धि। जब कोई चीज उपलब्ध ना हो, जब कोई चीज अवेलेबल ना हो, किसी चीज की अनअवेलेबिलिटी से अगर अपने को कोई नॉलेज मिलती है, उसको बोलते हैं कि अनुपलब्धि। क्या बोलते हैं, अनुपलब्धि, नॉन एप्रीहेंशन।
थोड़ा सा लिखा इसके बारे में, वो पहले पढ़ते हैं। बोलता है ओनली ये सोर्स है जिससे नेगेटिविटी से जो है वो नॉलेज मिलती है, बाकी सभी सोर्स से अपने को पॉजिटिविटी से जो है वो क्या होती है, नॉलेज मिलती है। किसी चीज के ना होने से जो नॉलेज मिलती है ना, उसको बोलते हैं आप लोग क्या, अनुपलब्धि। अनुपलब्धि दो वर्ड से बना, एक है अनु और एक है उपलब्धि। अनु का मतलब क्या होता है, नोन, और उपलब्धि का मतलब क्या, अवेलेबिलिटी। जब कोई चीज नॉन अवेलेबल हो और उससे अगर कोई नॉलेज मिलती है, दैट इज नोन एज क्या, अनुपलब्धि। अनुपलब्धि इज द इमीडिएट नॉलेज ऑफ द नोन। अनुपलब्धि जो है वो क्या, इट इज एन इमीडिएट नॉलेज। ये एक नॉलेज है किस चीज की, ऑफ द नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट के एग्जिस्ट ना करने से अगर कोई नॉलेज मिलती है, उसको बोलते हैं क्या, अनुपलब्धि। लाइक क्लास में शोर आ रहा और तो हम बोल सकते हैं कि क्लास में टीचर जो है वो अवेलेबल नहीं है। अनुपलब्धि जो है इसमें क्या पढ़ते हैं, नेगेशन, विच इज एन इंडिपेंडेंट कैटेगरी इज नोन बाय द इंडिपेंडेंट प्रमाण नोन एज अ नोन एप्रीहेंशन। जैसे मैंने एग्जांपल लिया, कोरोना का टेस्ट करवाया, रिजल्ट नेगेटिव आया, तो इन्फ्लुएंस क्या निकाला कि कोरोना नहीं है। इन शॉर्ट, जो चीज अवेलेबल नहीं है, जो चीज हमारे पास में जो अवेलेबल नहीं है, तो वो भी जो है वो क्या है, एक ज्ञान है। इसको बोलते हैं क्या, अनुपलब्धि। क्या बोलते हैं, अनुपलब्धि। ओके हाँ जी, लो जी, बहुत सारा चीज हमने कर लिया। तो वैलिड मीन्स ऑफ नॉलेज, वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज जो थे वो थे, वैसे एज पर द न्याय शास्त्र तो आपके 4 थे, 2 आपके इनवैलिड थे, एंड एज पर द प्रमाण के बेस पर जो है वो 6 थे। 6 के 6 हमारे जो है वो क्या हो गए, कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, दोबारा एक बार रिवाइज करेंगे लेकिन बाद में। अब आता है जी एक नया टॉपिक है। अच्छा, जब आप ये पढ़ो ना, मैं आपको एक छोटी सी बात बोल रहा हूं, तो आप ना क्लास बीच में रोक के पढ़ना। जैसे मतलब एक आपने पढ़ लिया, आपने प्रत्यक्ष पढ़ लिया, तो प्रत्यक्ष की क्लास रोक के और पहले पूरा जो प्रत्यक्ष है उसको रिवाइज कर लेना, फिर आप पढ़ना आगे अनुमान, ठीक है, उपमान, ये इस तरीके से आप पढ़ना रोक के। ठीक है, अब आता है जी आपका स्ट्रक्चर एंड काइंड ऑफ अनुमान। अगर बात करते हैं स्ट्रक्चर की, ये भी स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर एंड काइंड ऑफ अनुमान, युक्ति और एक आपका हेतुआभास, ये भी अपने सिलेबस में, तो अब वो थोड़ा सा काम हो रह गया। चलो निपटाते हैं इसको। क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर एंड काइंड ऑफ अनुमान की बात करते हैं तो बोलते हैं अनुमान इज मेड अप ऑफ द, अनुमान जो है वो 3 चीजों से मिलकर जो बनते हैं। एक होता है आपका साध्य, एक होता है आपका पक्षा, और एक होता है क्या, हेतु। साध्य को बोलते हैं मेजर टर्म, याद करना पड़ेगा। पक्षा को बोलते हैं माइनर टर्म, और हेतु को बोलते हैं क्या, मिडिल टर्म। ठीक है, देखो हम इंडियन लॉजिक में क्या करते हैं। अब मैं एक छोटी सी बात बोलता हूं आपको, पहले तो इसको याद कर लो 1 मिनट लगा के। क्या होता है, बोलते हैं साध्य जो है वो क्या होती है जी, आपकी मेजर टर्म। ठीक है, पक्षा माइनर टर्म, पक्षी माइनर टर्म, और जो मिडिल टर्म होती है जिसका बेस बनाते हैं उसको बोलते हैं क्या, हेतु या लिंगा, इसको बोलते हैं क्या, मिडिल टर्म। साध्य मेजर टर्म, पक्षी माइनर टर्म, और जिसको बेस बनाते हैं उसको बोलते हैं हम लोग क्या, मिडिल टर्म। ठीक है, अब देखो एक ना बात बोली गई है, अब ध्यान से सुनना। एक बात बोली गई, ऑल एनिमल्स आर लॉयल। एक बात बोली गई, एक प्रोपोजिशन दिया गया, ऑल एनिमल्स आर लॉयल। दूसरा प्रोपोजिशन दिया गया, ऑल डॉग्स आर एनिमल, और इसके बेस पर क्या निकला, इसके बेस पर निकला ऑल डॉग्स आर लॉयल। देखो सारे एनिमल लॉयल हैं, हाँ जी, सारे के सारे जो डॉग्स है वो एनिमल है, हाँ जी। इसके बेस पर क्या निकला कि जितने भी डॉग्स हैं वो सारे के सारे क्या है, लॉयल है। आ रही है बात समझ में, हाँ जी। इंडियन लॉजिक में इसी को अनुमान कहते हैं। जो हमने अभी अनुमान पढ़ा ना, अनुमान क्या होता है, जिसके अंदर हमारे पास में 2 नॉलेज है, कोई नॉलेज है, एग्जिस्ट नॉलेज कोई एग्जिस्ट कर दिया, उसको यूज करके कोई नई नॉलेज निकालना, इन्फ्लुएंस निकालना, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, अनुमान। बेसिकली क्या मैंने बोला आपको, इंडियन लॉजिक में इसी को क्या बोलते हैं, अनुमान कहते हैं। ठीक है, अब ये क्या है, जो अब ध्यान से सुनना एक बार, ये जो 2 आपको अलग अलग क्या दी है, प्रोपोजिशन दी, ठीक है ना। इन 2 प्रोपोजिशन में जो कॉमन होता है ना, उसको मिडिल टर्म बोलते हैं। जैसे फर्स्ट प्रोपोजिशन में बोलता है ऑल एनिमल आर लॉयल, सेकंड बोलता है ऑल डॉग्स आर एनिमल। तो इनमें कॉमन क्या, एनिमल। तो एनिमल जो है इसको क्या बोलते हैं आप लोग, मिडिल टर्म। इसी को बोलते हैं हेतु। क्या बोलते हैं, हेतु। क्या बोलते हैं, हेतु बोलते हैं। चलो जी आगे बढ़ते हैं। बोलते हैं क्या, एक होता है साध्य का मतलब जो है वो क्या होता है, मेजर टर्म, जो क्या होता है, प्रेडिकेट होता है। ठीक है, जैसे अपने वाले केस में क्या, लॉयलिटी जो है वो क्या है, साध्य है। एक होता है पक्षा जो है वो क्या होती है, माइनर टर्म होती है, सब्जेक्ट टू द कंक्लूजन। बोले तो जैसे डॉग अपने केस में मैंने वेन डायग्राम बनाया, तो ये क्या बोलता है, ऑल एनिमल आर लॉयल। तो ये एनिमल जो छोटा पार्ट है, लॉयल बड़ा, वेन डायग्राम जैसे हम बनाते हैं। फिर ऑल डॉग आर एनिमल, तो डॉग जो है वो एक छोटा पार्ट है, एनिमल उससे बड़ा। तो ये मैंने एक बना लिया वेन डायग्राम। तो इसमें लॉयल सबसे बड़ा, एनिमल से छोटा, और बीच में और सबसे छोटा जो है वो क्या है, डॉग है। तो डॉग जो है वो उसको बोलते हैं क्या, पक्षा। ठीक है, और जो एनिमल है मिडिल टर्म है, इसको बोलते हैं हेतु, और जो वाइडर टर्म होती है उसको बोलते हैं क्या, लॉयल। ओके, अब बोलते हैं हेतु क्या होता है। अब हेतु के बारे में बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हेतु अगर समझ में आ गया, हेतु के समझ आते व्यक्ति अपने आप ही, व्यक्ति 10 सेकंड का, और व्यक्ति समझ में आ गया तो फिर हेतुआभास 2 सेकंड का। बस हेतु समझ में आना चाहिए। हेतु क्या होता है, हेतु रिमेंबर करें, जो हेतु है वो सेतु है।
सेतु पुल सुना आपने? हाँ जी। तो हेतु जो है वो सेतु के जैसे है, बोल तो ये ब्रिज का काम करता है। ये क्या करता है? ब्रिज का काम करता है। रिमेंबर, जो हेतु होता है वो क्या होता है? सेतु होता है, वो एक ब्रिज का काम करता है। अगर ये नहीं होगा तो कंक्लूजन जो है वो कभी भी नहीं निकलेगा। अगर हेतु नहीं होगा ना तो कंक्लूजन नहीं निकलेगा। हेतु क्या होता है? जो दोनों टर्म्स के अंदर होता है, जो दोनों प्रोपोजिशन के अंदर एक कॉमन टर्म जो होती है उसको बोलते हैं हेतु। और अगर हेतु नहीं है तो आप कभी भी कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर सकते हो। आगे हेतु जो है वो क्या है? हेतु इज ए कॉमन वर्ड। हेतु जो है एक कॉमन वर्ड होता है जो दोनों प्रीमाइसिस के अंदर जो है वो क्या होता है? कॉमन होता है। ओके, हेतु जो है वो क्या होता है? ये मिडिल टर्म होता है। हेतु इज अ मिडिल टर्म, ठीक है, जिसको हम द्वारा, बाय, थ्रू या इसके थ्रू जो है वो क्या करते हैं? रिलेट करते हैं। ओके, जैसे मैंने बोला, अब मैं आपको पढ़ा रहा हूं, इस मार्कर के थ्रू पढ़ा रहा हूं। हाँ जी, तो मैंने बोला आई एम टीचिंग थ्रू दिस मार्कर। तो ये मार्कर क्या है? इट इज अ मिडिल टर्म। मार्कर ये कनेक्शन स्थापित कर रहा है। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, हाँ जी, कैसे पढ़ा रहा हूं? मैं इसके थ्रू पढ़ा रहा हूं। तो इसको बोलते हैं आप लोग क्या? हेतु। हेतु वो है जो क्या करता है? कनेक्शन को स्थापित करता है। एक वर्ड आता है व्यक्ति। सुनना ध्यान से, हेतु समझ में आ गया। हेतु के बाद एक वर्ड आएगा क्या? व्यक्ति। व्यक्ति मतलब अगर एक्चुअल में कनेक्शन है तो बोलेंगे व्यक्ति। अगर एक्चुअल में कनेक्शन है तो क्या बोलेंगे? व्यक्ति। अगर दो अलग अलग चीजों में एक्चुअल में कनेक्शन है तो क्या बोलेंगे? व्यक्ति। बोल तो हेतु का होना, हेतु का होना इज द व्यक्ति। ये क्या होता है? इट इज ए इनवेरिएबल रिलेशन। ये एक फिक्स रिलेशन है, ठीक है, उसको बोलते हैं क्या? व्यक्ति। मैं दोबारा बोलता हूं, रिलेशन बिटवीन द साध्य एंड पक्ष। साध्य और पक्ष में रिलेशन मेंटेन करते हैं हेतु की मदद से। तो अब व्यक्ति क्या होता है? बहुत सारे लोग यहां पे कंफ्यूज होते हैं कि व्यक्ति का मतलब द रिलेशन बिटवीन द माइनर टर्म एंड द मेजर टर्म। नो, इट्स नॉट द व्यक्ति। व्यक्ति का मतलब जो है वो क्या होता है? व्यक्ति द इनवेरिएबल रिलेशन ऑफ द मिडिल टर्म विद द मेजर। मिडिल टर्म का मेजर टर्म के साथ अगर रिलेशन है तो व्यक्ति होता है। तो क्या होता है? व्यक्ति। अगर रिलेशन एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है तो क्या बोलेंगे? व्यक्ति। मैं दोबारा बोलता हूं, अगर मिडिल टर्म का मेजर के साथ में रिलेशन एग्जिस्ट करता है तो क्या बोलेंगे? व्यक्ति। और अगर एग्जिस्ट नहीं करता तो इसको बोलते हैं हेतुवाभास। व्यक्ति का मतलब क्या? देखो, आपको हेतु समझ में आ गया। हाँ जी। अब व्यक्ति क्या होता है? अगर मान लो, देखो हेतु क्या होता है? हेतु दो चीजों के अंदर जो है वो रिलेशन मेंटेन करवाता है। हाँ जी। अगर एक्चुअल में रिलेशन है तो क्या बोलते हैं उसको? व्यक्ति। अगर एक्चुअल में रिलेशन है तो क्या बोलते हैं? व्यक्ति। मतलब हेतु का होना जो है वो क्या है? व्यक्ति है। रिलेशन बिटवीन द साध्य एंड पक्षा बाय विच द कंक्लूजन डिराइव, तो किसकी मदद से करते हैं? हेतु की मदद से। लेकिन व्यक्ति क्या होता है? व्यक्ति इट इज ए इनवेरिएबल रिलेशन। व्यक्ति जो है वो क्या? इनवेरिएबल रिलेशन है ऑफ द मिडिल टर्म विद द मेजर टर्म। जो इनवेरिएबल रिलेशन होता है मिडिल टर्म का मेजर टर्म के साथ में, उसको बोलते हैं आप लोग क्या? व्यक्ति। ये डेफिनेशन सीधी आ सकती है कि जो इनवेरिएबल रिलेशन होता है किसका? मिडिल टर्म। व्यक्ति में क्या होता है? मिडिल टर्म का मेजर के साथ में जो इनवेरिएबल रिलेशन होता है उसको बोलते हैं आप लोग क्या? व्यक्ति। और अगर रिलेशन एग्जिस्ट नहीं करता, अगर आपको ऐसा लग रहा है रिलेशन एग्जिस्ट नहीं करता, रिलेशन है व्यक्ति, अगर लग रहा है रिलेशन एग्जिस्ट नहीं करता, रिलेशन एग्जिस्ट नहीं करता बट रिलेशन लग रहा है, एक्चुअल में नहीं है बट लग रहा है, तो उसको बोलते हैं क्या? हेतुवाभास। मतलब जो रिलेशन है नहीं पर आभास हो रहा है। मतलब जो हेतु है नहीं बट हेतु का आभास हो रहा है तो उसको बोलते हैं क्या? हेतुवाभास। देखो, अगर रिलेशन है मिडिल टर्म मेजर टर्म, रिलेशन है व्यक्ति, मिडिल टर्म मेजर टर्म, रिलेशन नहीं है बट प्रतीत हो रहा है कि रिलेशन है, एक्चुअल में नहीं है बट लग रहा है कि रिलेशन है, तो क्या बोलते हैं उसको? हेतुवाभास। हमको उनके रिलेटेड होने का जो है वो आभास हो रहा है। चलो जी आगे। तो यहां पे कुछ बात बोली गई है, देखो ध्यान से सुनना। बोलते हैं इनवेरिएबल कंकोमिटेंस व्यक्ति इज द नर्व ऑफ द इन्फ्रेंस। बोलता है ये सबसे मेन चीज है। मतलब जो इन्फ्रेंस होता है, इन्फ्रेंस का सबसे मेन चीज जो है इन्फ्रेंस के अंदर रोल प्ले करती है वो क्या है? व्यक्ति। द प्रेजेंस ऑफ द मिडिल टर्म इन द माइनर टर्म इज नोन एज ये पक्षधर्माता बोलते हैं उसको, ये आपको याद नहीं करना। द इनवेरिएबल एसोसिएशन जो होती है ऑफ द मिडिल टर्म का विद द मेजर, मिडिल टर्म का मेजर के साथ में जो आपका रिलेशन होता है उसको एसोसिएशन जो होती है या रिलेशन जो होता है उसको बोलते हैं क्या? व्यक्ति। द नॉलेज ऑफ द पक्षधर्माता एज क्वालिफाइड बाय द व्यक्ति इज नोन एज ये परामर्श। हमारे कोई काम का नहीं है, आपको जो याद रखना है वो ये मेजर टर्म जो है उसको बोलते हैं साध्य, माइनर टर्म को बोलते हैं पक्ष, और जो मिडिल टर्म है उसको बोलते हैं हेतु, या उसी को बोलते हैं क्या? लिंगा। ये आपको ध्यान होना चाहिए। आगे एज वी नो, जैसे अब यहां पे ना एक तीन बात बोली गई है,
ये आपको थोड़ा ध्यान दो, ये एक एग्जांपल है जो डायरेक्टली भी शायद मेरे को लग रहा है कि उठ के आ सकता है, क्योंकि हर जगह यही फिलोसफी में यही एग्जांपल दिया जाता है। बोलता है वी नो दैट स्मोक इज इनवेरिएबली एसोसिएटेड विद द फायर। स्मोक जो है वो जुड़ा हुआ है किसके साथ में? फायर के साथ में, ठीक है। तो यहाँ पे स्मोक जो है वो क्या है? मिडिल टर्म है। मतलब जब कभी भी जो है वो क्या होगी, धुआं अगर उठ रहा है, इसका मतलब वहां पे क्या लगी है? आग लगी है। भाई अगर आग लगी है तो क्या हो रहा है? धुआं उठ रहा है, ठीक है। तो अगर धुआं और आग जो है वो दोनों एक दूसरे से क्या है? जुड़े हुए हैं, तो इसको बोलते हैं आप लोग क्या? ये क्या है कि दोनों जुड़े हैं, तो मतलब यहाँ पे क्या व्यक्ति है। वी नो दैट स्मोक जो है, स्मोक धुआं इज इनवेरिएबली एसोसिएटेड, जुड़ा हुआ है किसके साथ में? फायर के साथ में, व्यक्ति। एंड इफ वी सी स्मोक इन ए हिल, और अगर अपने को जो है वो क्या, अपने आपने क्या देखा कि हिल पे जो है वो क्या लगी हुई है? आग लगी हुई है, ठीक है। हमने ये देखा कि वी सी स्मोक, सॉरी, हमने ये देखा कि जो एक पहाड़ी है, पहाड़ी पे जो है वो क्या? धुआं उठ रहा है, तो हमने वहां पे क्या लगाया कि पहाड़ी पे क्या लगी होगी? आग लगी। धुआं उठ रहा है, आग लगी होगी। ये जो है इसको बोलते हैं आप लोग क्या? व्यक्ति। तो हमने वहां पे कंक्लूड किया, वी कंक्लूड दैट देयर मस्ट बी फायर इन दैट हिल, की उस पहाड़ी पे जो है वो क्या लगी होगी? आग लगी होगी। हिल इज द माइनर टर्म, हिल जो है वो क्या है? माइनर टर्म है। फायर जो है वो क्या है? मेजर टर्म है। और जो स्मोक जो है वो क्या है जी? मिडिल टर्म है। वी कैन प्रूव दिस बाय एक्सप्लेन द 5 स्टेप, इसको हम 5 स्टेप से एक्सप्लेन कर सकते हैं। हालांकि आपको अंदर इतना डेप्थ नहीं पढ़ना, खाली अगर बैठे हो तो एक बार इनके नाम जरूर पढ़ जाना। ये इनके 5 नाम होते हैं, ये 5 नाम जरूर पढ़ जाना बस, ठीक है। बस आप ये ध्यान रखना कि ये एग्जांपल अगर आ जाए स्मोक, हिल, फायर, तो समझ जाना स्मोक जो है वो क्या है? मिडिल टर्म है, क्योंकि स्मोक लिंक कर रहा है। हमने एक बात पढ़ी, हमने एक बात क्या पढ़ी है कि जब कभी आग लगती है तो धुआं निकलता है। आग और धुआं एक प्रोपोजिशन हो गया। दूसरे में हमने देखा कि पहाड़ी से धुआं आ रहा है, आग लगती है धुआं निकलता है, एक प्रोपोजिशन। दूसरा हमने देखा पहाड़ी से धुआं आ रहा है, तो धुआं दोनों के अंदर क्या आ गया? कॉमन है, तो धुआं इज नोन एज अ हेतु। क्या बोलेंगे? हेतु, ठीक है। और अगर धुएं में और आग में रिलेशन मेंटेन हो गया तो क्या बोलेंगे? उसको व्यक्ति बोलते हैं, ओके। हाँ जी। अब एक क्वेश्चन आता है जी, हेतुआभास क्या होता है? आखिरी कॉन्सेप्ट आज का वो है जी कौन सा? हेतुआभास। देखो एक ही क्लास के अंदर हम लोगों ने सारा कवर किया, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आएगा। जितना सिंपल हो सकता है ना, मैंने उतना सिंपल करने की इसमें कोशिश की है, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जरूर समझ में आएगा। ये थोड़ा सा बस आपको जो है वो संयम से बैठना पड़ेगा तो हो जाएगा ये। अच्छा चलो, हेतुआभास क्या होता है? हेतुआभास जो है वो क्या? हेतुआभास 2 वर्ड है, एक है हेतु और एक है आभास। अब ध्यान से सुनना, मिडिल टर्म का इल्यूजन होना, मतलब एक्चुअल में मिडिल टर्म एग्जिस्ट नहीं करती बट अपने को लग रहा है कि शायद वो है, तो उसको बोलते हैं हेतुआभास। अगर मिडिल टर्म जो एक्चुअली ना हो, अगर मिडिल टर्म जो एक्चुअल में ना हो पर आभास हो रहा है, लग रहा है कि वो एक्चुअल के अंदर है, तो उसको बोलते हैं क्या? हेतुआभास, ठीक है। हेतुआभास को बोलते हैं हम लोग क्या? फैलेसी ऑफ इन्फ्रेंस। इसी को बोलते हैं हम लोग क्या? फैलेसी। फैलेसी का मतलब क्या होता है? फैलेसी इज ए डिफेक्ट। फैलेसी होता है डिफेक्ट, किसी भी आर्गुमेंट के अंदर जो डिफेक्ट होता है, दैट अराइज फ्रॉम ईदर इन द मिस्टेक इन रीजनिंग और द क्रिएशन ऑफ एन इल्यूजन मेक्स ए बैड आर्गुमेंट अपीयर गुड। जो बैड आर्गुमेंट को गुड अपीयर करवा देता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या? फैलेसी। यही फैलेसी मतलब एक कमी होती है बेसिकली। आगे जैसे ये एक बात बोली गई, क्या? एक ये है प्रोपोजिशन 1 और प्रोपोजिशन नंबर 2, प्रीमाइस 1 प्रीमाइस 2, और यहां पे बोला गया जब 2 प्रीमाइस दी हैं, हमें लग रहा है कि इन दोनों में इनमें कोई कनेक्शन है पर एक्चुअल में नहीं है। 2 प्रीमाइस है और हमको लग रहा है कि इनमें कोई कनेक्शन है बट एक्चुअल के अंदर नहीं है, तो इसको बोलते हैं क्या? मतलब हमको लग रहा है कि हेतु है बट कनेक्शन कोई भी नहीं है, तो इसको बोलते हैं हेतुआभास है। इसकी वजह से कुतर्क जन्म लेता है। कुतर्क का मतलब क्या? जब कोई तर्क नहीं है, लॉजिक नहीं, इलॉजिक आ जाता है, तो इसकी वजह से क्या? कुतर्क का जो है वो क्या होता है? जन्म होता है। ये ध्यान रखना आप लोग। अब हेतुआभास की अगर बात करते तो क्या? हेतुआभास जो है इन इंडियन लॉजिक ए फैलेसी। फैलेसी को बोलते हैं हम लोग क्या? हेतुआभास। फैलेसी का मतलब क्या? कोई भी भ्रम, कोई भी इल्यूजन या कोई भी गलतपना, जो हमने गलत तरीके से किसी चीज को जो है हम माइंड में क्रिएट कर लेते हैं, उसको बोलते हैं क्या? हेतुआभास। इट मींस दैट मिडिल टर्म अपीयर टू बी द रीजन बट इज नॉट ए वैलिड रीजन। ऑल फैलेसी आर मटीरियल फैलेसी। सारी की सारी जो फैलेसीज है वो क्या है? मटीरियल फैलेसी है। 5 कैरेक्टर होता है वैलिड मिडिल टर्म में। एक मिडिल टर्म को आप वैलिड कब बोलोगे? एक मिडिल टर्म को जो है वैलिड या फिर हेतु को वैलिड कब बोलते हैं? जब उसके अंदर ये 5 चीजें पाई जाए। सबसे पहला क्या? सबसे पहला होता है क्या? इट मस्ट बी प्रेजेंट इन द माइनर टर्म। हेतु जो है वो क्या? माइनर टर्म के साथ में जो है प्रेजेंट होगा। बोलता स्मोक मस्ट बी प्रेजेंट इन द हिल, ठीक है। इट मस्ट बी प्रेजेंट इन ऑल पॉजिटिव इंस्टेंस इन विच द मेजर टर्म इज प्रेजेंट। और वो जो है वो मेजर टर्म के साथ, मतलब वो जो है हर एक इंस्टेंस के पास में जो मेजर टर्म का जो इंस्टेंस है उसके हर एक इंस्टेंस के साथ में वो पाया जाना चाहिए। बोलते हो इट मस्ट बी प्रेजेंट, वो प्रेजेंट होना चाहिए किसमें? इन ऑल पॉजिटिव इंस्टेंस इन विच द मेजर टर्म इज, जहां जहां पे मेजर टर्म प्रेजेंट है उन सबके साथ में वो पाया जाना चाहिए।
मतलब माइनर के साथ भी हो, मेजर के साथ भी होना चाहिए। ठीक है, आगे इट मस्ट बी एब्सेंट इन ऑल नेगेटिव इंस्टेंस, जो भी नेगेटिव इंस्टेंस है वहां पे वो क्या होना चाहिए, एब्सेंस होना चाहिए। अच्छा, इट मस्ट बी नॉन इनकम्पेटेबल विद द माइनर टर्म, अकेले माइनर टर्म के साथ जो है वो नॉन इनकम्पेटेबल होना चाहिए। अच्छा, एंड इट मस्ट बी क्वालिफाइड बाय द एब्सेंस ऑफ काउंटरैक्टिंग रीजन विच लेड टू द कॉन्ट्राडिक्टरी कंक्लूजन, और कॉन्ट्राडिक्टरी कंक्लूजन के साथ में क्रिएट ना हो। अगर ये सब टर्म जो है, अगर ये करेक्टरिस्टिक हैं तो फिर वो जो है वो क्या होगा, वैलिड होगा, और अगर ये करेक्टरिस्टिक नहीं है तो फिर क्या आएगा, फेलेसी। व्हेन वन ऑफ द अबव मेंशन करेक्टरिस्टिक आर वायलेटेड, अगर ऊपर में से जो 5 करेक्टरिस्टिक है इनमें से एक भी अगर जो है वो क्या किया गया, वायलेट किया गया, तो हम बोलेंगे वी हैव द फेलेसी। तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे क्या है, फेलेसी है, भ्रम है। अब फेलेसी कितने तरह की है, 5 तरह की, सिर्फ नाम याद करना है। सबसे पहले असिद्ध, असिद्ध का मतलब जब मान लीजिए आप कुछ प्रूव ही ना कर पाओ तो उसको बोलते हैं असिद्ध। ये टाइप ऑफ फेलेसी पढ़ रहे हैं। इंडियन लॉजिक में फेलेसी 5 तरह की है, ठीक है ना। सबसे पहले असिद्ध, जब कुछ सिद्ध ही ना हो तो उसको बोलते हैं क्या, असिद्ध। बोलते हो अनप्रोवाइडेड, अनप्रूव्ड मिडिल टर्म, जब मिडिल टर्म जो वो क्या हो, अनप्रूव्ड नेचर की हो, उसको बोलते हैं आप लोग क्या, असिद्ध। बस इतना पढ़ना है। आगे जो इसके वो दे रखे हैं, क्या बोलते हैं इसके टाइप्स, तो उनका सिर्फ नाम आप देख लेना। असिद्ध का मतलब जब कुछ सिद्ध ही ना हो, बोलते अनप्रूव्ड मिडिल टर्म, उसको बोलते हैं असिद्ध। दूसरा जो है वो है क्या, ये सव्य विचारा। सव्य विचारा जो है वो क्या होता है, इररेगुलर, जब आपकी मिडिल टर्म जो है वो कैसी है, इररेगुलर है, मतलब डेविएट कर रही है, मतलब हेतु के डेविएट होने की पॉसिबिलिटी है कि हेतु जो है वो क्या होगा, डेविएट होगा, तो उसको बोलते हैं क्या, सव्य विचारा। सव्य विचारा, ठीक है, तो इसको बोलते हैं सव्य विचारा का मतलब क्या, जब आपकी जो मिडिल टर्म है वो क्या हो, आपकी डेविएट कर जाए तो उसको बोलते हैं क्या, सव्य विचारा। बस इतना याद करना हो, ज्यादा डेप्थ में नहीं। फिर आता है जी आपका कौन सा, सत्प्रतिपक्षा। सत्प्रतिपक्षा जो है वो क्या होता है, जब देर आर 2 कॉन्ट्राडिक्टरी मिडिल टर्म, जब 2 हेतु आ जाए और वो दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, बोलते हो व्हेन देर आर 2 कॉन्ट्राडिक्टरी मिडिल टर्म आर अवेलेबल, तो उसको बोलते हैं क्या, ये सत्प्रतिपक्षा। इसके बाद में फिर आगे क्या, बाधिता। बाधिता का मतलब क्या होता है, कोई परसेप्शन ही बात, कोई परसेप्शन ही बता रहा है कि बात जो है वो क्या है, गलत है। मतलब जब आप कंक्लूजन पे पहुंचे नहीं, कंक्लूजन पे पहुंचने से पहले ही आपको लगा भाई ये क्या है, तो गलत चीज है, मतलब बिना कंक्लूजन निकाल ही आपने पहले प्रीमाइसिस पढ़ी, और पहले प्रीमाइसिस पढ़ के आपने बोला अरे कॉन्ट्राडिक्टरी है, इसको बोलते हैं आप लोग क्या, बाधिता। मतलब बिना कंक्लूजन निकाले ही कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, तो उसको बोलते हैं आप लोग क्या, बाधिता। ओके, और फिर आखिरी में जो आता है वो है कौन सा, विरुद्ध। विरुद्ध का मतलब क्या, जब एक उसमें 2 अलग अलग टर्म ही क्या हो रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट कर जाए। बोलते हो जब ये दिया, जैसे द एयर इज हैवी बिकॉज इट्स एम्प्टी, हैवी और एम्प्टी 2 चीजें इकट्ठी दे दी, ठीक है, तो क्या जब दोनों वर्ड्स ही आपस में क्या करते हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी हो, तो उसको बोलते हैं आप लोग क्या, विरुद्ध। क्या बोलते हैं, विरुद्ध बोलते हैं। लो जी, इसको ये है जी आपका टाइप ऑफ फेलेसी। ओके, हाँ जी, लो जी, लगभग 1 घंटा और 30 मिनट हो गए हैं, हमको 35 मिनट हो गए हैं, और जिसके अंदर हमने जो है हमारा पूरा का पूरा जो टॉपिक है इंडियन लॉजिक, यही है, दैट्स ऑल अबाउट द इंडियन लॉजिक, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। सारा का सारा इंडियन लॉजिक हमने पढ़ लिया। 2 क्वेश्चन बोल दो, 4 नंबर का काम जो है इसके अंदर हमारा कंप्लीट होता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि शायद आपको समझ में जरूर आया होगा। देखिए, ये जो कॉन्सेप्ट है मैंने आज से पहले कभी नहीं पढ़ा था, हमारे टाइम पे था ही नहीं, ना तो हमने मास्टर्स में पढ़ा, ना सीए में पढ़ा, और ना ही हमने कभी इसको कहीं भी हमने नहीं पढ़ा था। तो आपके लिए मैंने ये पढ़ा, सारा का सारा हमने इंडियन फिलोसफी पढ़ के उसको जितना सिंप्लीफाइड हो सकता है मैंने बनाने की कोशिश करी है। उम्मीद करूँगा कि आपको पसंद आया होगा, और अगर अच्छा लगा है लेक्चर आपको तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। अच्छा लगाओ चाहे ना लगाओ, आप मुझे दोनों चीज़ बताइएगा एक बार ना, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम है, ये एक ऐसा चीज़ है जो मैंने कभी पढ़ा नहीं था, फर्स्ट टाइम पढ़ के और मैं पढ़ा रहा हूँ, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको समझ में आया या नहीं आया। ओके, हाँ जी, चलो ये कीजिए, और बाकी का जो है वो करते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज हो गई है 18 को हमारा ये कंप्लीट हो गया, और 20 तारीख को पूरा का पूरा लॉजिकल रीजनिंग के साथ में हम मिलेंगे। कंप्लीट लॉजिकल रीजनिंग 20 तारीख को उसकी वीडियो में डालूंगा, और पूरा का पूरा लॉजिकल रीजनिंग का रिवीजन करेंगे। ओके, हाँ जी, और फिर 21 और 22 को जो है हम लोग पूरा का पूरा मैथमेटिकल रीजनिंग जो है वो रिवाइज कर देंगे। इससे पहले बाकी 7 तो हमारे कंप्लीट है, और 3 ये अब कंप्लीट हो जाएंगे हमारे। ओके जी सर, चलो ये कीजिए, और मिलते हैं फिर हमारे नेक्स्ट सेक्शन में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। एक छोटी सी बात है यार, कमेंट करके जरूर बताइएगा अपना, ताकि मेरे को भी पता चले थोड़ा सा कि आप लोगों को समझ भी आया या नहीं। मैंने एफर्ट्स तो बहुत लगाए हैं, बट वो आप बताएंगे कि वो एफर्ट्स आप यूजफुल भी हैं या नहीं है। ओके, चलो इतना कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। ओके, थैंक यू।